अध्याय 1 सोल रिकॉर्ड्स। बीजिंग विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रावास के एक कमरे में। यह मौसम सचमुच मुझे मार रहा है। बाई जेमिन ने खिड़की से दुनिया को देखते हुए हल्के से शिकायत की। बारिश इस तरह हो रही थी मानो दुनिया पर कोई प्रलय आ गया हो। खिड़की के शीशे से टकराने वाली पानी की बूंदों की आवाज सुखद थी, लेकिन वह इसके लाभ की सराहना नहीं कर सका। पिछले वर्ष से दुनिया का मौसम एक दिन से दूसरे दिन तक बेतुका हो गया था। रेगिस्तानों में अचानक सभी प्रकार के तूफानों की बाढ़ आ गई और उच्च तापमान के कारण पृथ्वी के ध्रुव पिघलने लगे। हालांकि ये सब नहीं था। यहां तक कि जब अंटार्कटिका जैसे बर्फीले स्थान रात भर में पिघलने लगे तो अगले दिन तापमान फिर से गिर गया, जिससे सब कुछ जम गया। वैज्ञानिकों के पास इस घटना को समझाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि इसके परिणामस्वरूप दुनिया के प्रमुख देशों ने व्यावहारिक रूप से बाकी छोटे देशों को प्रदूषण से सावधान रहने के लिए मजबूर किया, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए ग्रह की सुरक्षात्मक परत में खराबी को जिम्मेदार ठहराया। अब भले ही सूरज चमक रहा हो, लोग अचानक तूफान के डर से हमेशा अपने हाथों में छाते लेकर चलते थे। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, मुझे इस भयानक तूफान में काम पर जाना होगा। बाई जेमिन ने खुद से आह भरी और कोठरी से गर्म कपड़े ढूंढने के लिए मुड़ी। बाई जेमिन महज 20 साल की एक सामान्य छात्रा थी। उनके पिता एक छोटे सिविल कर्मचारी थे जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी, और उनकी मां एक प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाती थी। दूसरी ओर जब वह 12 वर्ष का था तो उसकी मां एक सुंदर लड़की को घर ले आई जो उससे 3 साल छोटी थी। उसका नाम मेंग क्यूई था। उसके माता पिता का निधन हो गया था, जिससे वह अकेली रह गई क्योंकि परिवार का कोई अन्य सदस्य उसकी देखभाल नहीं करना चाहता था। उसकी मां मेंग क्यूई की मां की सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते लड़की की देखभाल करने का फैसला किया। तब से वे चारों एक साथ रह रहे थे और वर्तमान में मेंग क्यूई राजधानी के एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल में एक छात्र थी। वह अगले वर्ष बाई जेमिन के उसी विश्वविद्यालय में भाग लेंगी। जैसे ही बाई जेमिन अपने कपड़ों को खंगाल रही थी, पूरी दुनिया बुरी तरह कांपने लगी क्योंकि कई चीजें अपनी जगह से हिलने लगीं। उसने तुरंत कोठरी को कसकर पकड़ लिया, उसे उसके शरीर के ऊपर गिरने और उसे कुचलने से रोका। बाई जेमिन को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि उसके पेट में जोर से मुक्का मारा गया हो, जिससे उसकी हवा बाहर निकल गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे उल्टी करने की इच्छा होने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को रोका। लगभग 10 सेकंड के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। चीजें हिलना बंद हो गईं। जो कुछ पेंटिंग्स जमीन पर गिरने से बच गई थी, उनके गिरने का खतरा अब नहीं रहा, और तेज बारिश की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। बाई जेमिन को एक क्षण पहले जो घुटन और घुटन की अनुभूति महसूस हुई थी वह गायब हो गई, और टूटी खिड़कियों से आ रही ठंड ने उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वह अब ठंड, बारिश या पिछली धरती के हिलने की चिंता नहीं कर सकता था। द सोल रिकॉर्ड्स प्लेनेट अर्थ पर आ गया है। अब आप जब चाहें अपनी स्टेटस विंडो देख सकते हैं। पहली बार विंडो परीक्षण के रूप में खुलेगी। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है? जब उसने अपने रेटिना पर दिखाई देने वाले अजीब हरे संदेश को पढ़ा तो वह खुद से बुदबुदाया। बाई जेमिन। स्तर 0। जाति मानव। नौकरी कोई नहीं। शीर्षक कोई नहीं। ताकत 12-10 चपलता, 11-10 स्वास्थ्य, 10-10 सहनशक्ति, 10-10 मन, 109 जादू, 109-10। बाई जेमिन का शरीर पतला था, लेकिन उनके कपड़ों के नीचे उनके लगातार काम के साथ साथ प्रशिक्षण के कारण बहुत अच्छी मांसपेशियां छिपी हुई थीं। यह मानते हुए कि उसकी स्थिति विंडो में दिखाए गए कोष्ठक में संख्या एक सामान्य इंसान के लिए आधार थी, उसके शरीर की स्थिति काफी सभ्य थी। जादू। उसने जादू शब्द को विस्फारित आंखों से देखा। जादू फैंटेसी फिल्मों और हल्के उपन्यासों का एक क्लासिक तत्व। अब न केवल एक अजीब खिड़की प्रकट हुई थी जो उसकी शारीरिक प्रतिभा को प्रदर्शित करती प्रतीत होती थी, बल्कि उस पर विशेषता जादू भी प्रकट हुआ था। दिलचस्प है ये सोचना कि जैसे ही मैं इस निचली दुनिया में पहुंचूंगा, मैं जादू के प्रति उच्च योग्यता वाले एक इंसान से मिलूंगा। उसके पीछे से एक मोहक, चंचल और यहां तक कि थोड़ी मासूम आवाज आई, जिसने उसे घटित घटनाओं के बारे में आगे सोचने से रोक दिया। बाई जेमिन पीछे मुड़ी और दंग रह गई।
राष्ट्रों के बीच युद्ध भड़काने में सक्षम एक खूबसूरत महिला तब मौजूद थी जब स्पष्ट रूप से पहले वहां कोई नहीं था। उसकी त्वचा बिना किसी खामियों के हल्की सफेद थी और रोशनी में चमकती हुई लग रही थी। इसके विपरीत उसके काले बाल थे जो उसकी पीठ के नीचे झरने की तरह गिर रहे थे। उसकी आंखें एकदम लाल थीं जो दो खूबसूरत मानिकों की तरह चमक रही थीं। एक काले रंग की वन पीस पोशाक उसके आकर्षक उभारों को गले लगाती हुई उसके शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, जिससे केवल उसकी दो पतली भुजाएं और दो लंबे पतले पैर दिखाई दे रहे थे जो किसी संत को भी मदहोश कर सकते थे। बाई जेमिन ने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी थी। उसके सामने वाली महिला की न केवल मोहक और मनमोहक आभा थी बल्कि उसकी मासूम अभिव्यक्ति भी थी जो उसके शरीर से मेल नहीं खाती थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ भी पूछ पाता, बाहर से आ रही कई आवाजों और चीखों ने उसके शरीर को सहजता से खिड़की की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया कि क्या हो रहा है। बाहर वह पूरी दुनिया जिसे वह जानता था बदल गई थी और अब उसकी आंखों ने जो देखा वह वही नहीं था जो उसने 1 मिनट पहले देखा था। लोग हर जगह भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और मदद की भीख मांग रहे थे और अपनी पूरी ताकत से दूसरे लोगों से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कई लोग दूसरे लोगों को ऐसे खा रहे थे जैसे कि वे जानवर हों। मदद करना। एक सुंदर लड़की अपने जीवन के लिए भाग रही थी और उसने अपने पीछे देखा, उन अजीब लोगों में से एक से जितना संभव हो उतना दूर जा रही थी। गलती से वह एक पत्थर से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। ध्यान रहे, बाई जेमिन अनजाने में चिल्लाए। दुर्भाग्य से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उन अजीब लोगों में से एक ने अपने खूनी मुंह से गिरी हुई लड़की को पकड़ लिया और उस युवा लड़की की एक बांह पर जोर से काटा, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी। मुझे बचाओ! युवा लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में दयनीय थी। दुर्भाग्य से उसके लिए दौड़ रहे लोगों में से किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वे अपनी जान बचाने की कोशिश में बहुत व्यस्त थे। जल्द ही उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। हालांकि कुछ क्षण बाद लड़की उठ खड़ी हुई और शोर का पीछा करते हुए धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी। ये देखकर बाई जेमिन का रंग पीला पड़ गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि ये अजीब जीव व्यावहारिक रूप से रेजिडेंट ईविल फिल्मों के ज़ोंबी के समान थे। वह क्या है? बाई जेमिन उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने एक इंसान की मुट्ठी के आकार की मधुमक्खी को अचानक एक ज़ोंबी की ओर भिनभिनाते हुए देखा। जब मधुमक्खी के विशाल डंक ने उसके सिर को छेद दिया तो ज़ोंबी ने हमले पर भी प्रतिक्रिया नहीं की, सीधे उसके मस्तिष्क को कुचल दिया और उसे मौके पर ही मार डाला। मधुमक्खी ने ज़ोंबी का सिर खोला और कुछ खाने लगी। कुछ क्षणों के बाद रुकने से पहले उसका शरीर कुछ इंच और बढ़ने लगा। जैसे कि कुछ महसूस हुआ, मधुमक्खी ने ज़ोंबी की लाश को छोड़ दिया और सीधे पुरुष छात्रावास की ओर चली गई। बाई जेमिन का चेहरा तब बदल गया जब उसने उस अजीब मधुमक्खी को अपनी ओर आते देखा। मधुमक्खी की गति वास्तव में बहुत तेज थी और कुछ ही झपकियों में वह टूटी हुई खिड़की को पार कर गई और अपने तेज खून से सने डंक को उसके चेहरे पर निशाना बनाया। बाई जेमिन ने वृत्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और उसके बगल में एक लकड़ी की कुर्सी पकड़ ली। बिना कुछ सोचे समझे वह अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। लकड़ी की कुर्सी ने मधुमक्खी पर जोरदार प्रहार किया जिससे वह उड़कर बगल की दीवार से जा टकराए। ये देखकर कि मधुमक्खी जमीन पर गिर गई है लेकिन अभी भी चल रही है, बाई जेमिन ने कुर्सी को अपने सिर के ऊपर उठाया और मधुमक्खी के शरीर पर 3 बार जोरदार प्रहार किया, इससे पहले कि प्राणी हिलना बंद कर दे। विशाल मधुमक्खी के शरीर से एक सफेद ऊर्जा का गोला निकला और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। आप स्तर 5 बिग बी की आत्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। चपलता जोड़ 2, शक्ति जोड़ 2। आप स्तर 1 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्थिति बिंदु प्राप्त होते हैं। बाई जेमिन के रेटिना के सामने 2 संदेश चमक उठे। वह ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि कैसे वह अजीब ऊर्जा उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को पोषण देती थी, जिससे उसका शरीर तेजी से और अधिक शक्तिशाली हो जाता था। यह क्या है? बाई जेमिन मधुमक्खी की लाश के पास जो कुछ था उसे उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। रक्त हेरफेर प्रथम क्रम कौशल स्तर 5। आप अपने शरीर के रक्त प्रवाही या अपने दुश्मनों के रक्त को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
कौशल का प्रभाव उपयोगकर्ता की जादुई शक्ति, मन और कल्पना पर निर्भर करता है। उसके हाथ में एक अजीब रक्त लाल स्क्रॉल था। स्क्रॉल से एक भयावह आभा निकल रही थी और हालांकि यह साफ और चिकना था, इसके अंदरूनी हिस्से से खून की हल्की गंध आ रही थी। यह सचमुच एक शक्तिशाली कौशल है। कुछ हद तक आश्चर्यचकित विस्मयादिबोधक ने उसे अपने विचारों से बाहर ला दिया। जो कुछ भी हुआ, और क्योंकि कुछ क्षण पहले वह लगभग अपनी जान गंवा चुका था, बाइजेमिन उस महिला को भूल गया था जो अचानक उसके कमरे में आई थी। वह पीछे मुड़ा और सुंदर स्त्री को ध्यान से देखा। भले ही वह सुंदर थी, फिर भी चल रही सभी अजीब चीजों की उसे कोई परवाह नहीं थी। आप कौन हैं? बाइजेमिन ने कुर्सी को अपने हाथों में पकड़ते हुए गहरी आवाज में पूछा। अस्थायी तौर पर यह उसका एकमात्र हथियार था, कोई विकल्प नहीं था। हे टिल्डा, सुंदरता धीरे से खिलखिलाई, उसका चेहरा मासूम से मोहक की तरह आकर्षक में बदल गया। मेरा नाम लिलिथ है, जो दानव गुट से संबंधित छठे क्रम का सक्कुबस है। अध्याय 2 रक्त हेरफेर भाग 1। जब बाइजेमिन ने उस खूबसूरत महिला का असामान्य परिचय सुना तो वह भ्रमित हो गया। हालांकि भ्रमित होने के बावजूद उन्होंने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। अच्छा ऐसा है। बाइजेमिन ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसका पहरा अभी भी बरकरार था। भले ही वह जीत न सका, कम से कम वह अपने जीवन के लिए संघर्ष किए बिना वध नहीं होना चाहता था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिलिथ ने अपनी खूबसूरत रूबी आंखें झपकाईं और उसकी लंबी पलकें एक पल के लिए लहरा उठीं। उसने बढ़ती दिलचस्पी से अपने सामने वाले इंसान की ओर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोली, मैंने जो अभी तुमसे कहा उससे तुम आश्चर्यचकित नहीं हो। तुम मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हो। आप पर विश्वास? बाइजेमिन फूट फूट कर मुस्कुराए और मुट्ठी के आकार की मधुमक्खी को देखने से पहले खिड़की की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने अभी अभी मारा था, और कहा, बाहर की दुनिया पहले से ही अस्त व्यस्त है। एक मधुमक्खी का आकार आमतौर पर 2 या 3 मानव नाखूनों के समान होना चाहिए। अब एक वयस्क आदमी की मुट्ठी का आकार। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, ये अजीब संदेश मेरे सामने अजीब तरीके से चमकते रहते हैं। मैं आप पर विश्वास क्यों नहीं करूंगा? भले ही तुम एक निम्न अस्तित्व के हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। एक व्यक्ति जो वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करना जानता है, जितनी जल्दी बेहतर होगा। तुम शायद लंबे समय तक जीवित रह सकते हो, मानव। लिलिथ के होंठ एक आकर्षक मुस्कान में बदल गए। उसने बाइजेमिन को ऐसे देखा जैसे वह प्यार में पड़ी एक युवती हो और मासूम भाव से लेकिन मोहक स्वर में बोली, तुम मेरी कैसे बन जाओगी? मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करने का वादा करती हूँ टिल्डा। मुझे खेद है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जीवन सार को चूसकर मार डालो। बाइजेमिन ने उदासीनता से कहा। लेकिन केवल वह जानता था कि उन शब्दों को कहने से उसकी सारी इच्छाशक्ति खत्म हो गई थी। उससे पहले वाली महिला बहुत सुंदर थी, हर भाव, हर शब्द, हर भौं और मुस्कान किसी भी आदमी के लिए घातक थी। हालांकि इस समय उनका जीवन सबसे महत्वपूर्ण था। लिलिथ कुछ कहना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बाइजेमिन उसे अनदेखा कर रही थी। उसकी नज़र उसके हाथों में लाल स्क्रॉल पर टिकी हुई थी। आपको केवल इसे सीखने की इच्छा रखनी होगी और आप इसे स्वाभाविक रूप से सीख लेंगे। लिलिथ ने ऐसे इशारा किया मानो वह उसके संदेह के बारे में जानती हो। बाइजेमिन ने अपनी आंखें बंद करने से पहले धीरे से सिर हिलाया। वह अपने हाथों में स्क्रॉल सीखना चाहता था और मानो जादू से उसके मस्तिष्क में सूचनाओं की बाढ़ आ गई, क्योंकि उसके विवेक में एक अजीब गहरे लाल रंग का रून प्रकट हो गया। बाइजेमिन ने महसूस किया कि उसकी उत्तेजित भावनाओं के परिणामस्वरूप उसके शरीर के अंदर रक्त तेजी से फैल रहा है। वह लिलिथ के शरीर के अंदर खून को सामान्य रूप से बहते हुए भी सुन सकता था, जिससे पता चलता था कि वह कितनी शांत थी। साथ ही उसे स्पष्ट रूप से यह महसूस हुआ कि यदि वह चाहे तो अपने रक्त की गति को प्रभावित कर सकता है। जहां तक लिलिथ के खून की बात है, उसे नहीं लगा कि वह इस समय इसके साथ कुछ कर सकता है। आपने एक बाहरी सक्रिय कौशल सीख लिया है। आप 4 और बाहरी सक्रिय कौशल सीख सकते हैं। जैसे ही उसने अपनी आंखें फिर से खोली, उसकी रेटिना पर हरे अक्षर टिमटिमा रहे थे और वह रक्त लाल स्क्रॉल जो अभी एक क्षण पहले उसके हाथ में था, ऐसे गायब हो गया जैसे वह वहां कभी था ही नहीं।
बाई जेमिन ने संदेश का अर्थ समझने की कोशिश करते हुए भौहें सिकोड़ ली, लेकिन जब तक वह वहां बैठकर हर चीज का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं करता, उसके लिए इसे समझना असंभव था। दुर्भाग्यवश उसके पास वह समय नहीं था। टकराना। उनके कमरे के लकड़ी के दरवाजे पर बाहर से जोरदार धमाका हुआ और बाई जेमिन को खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। धमाके निर्बाध रूप से जारी रहे और दरवाजे के दूसरी ओर से आ रही घुरघुराहट से यह स्पष्ट हो गया कि कम से कम एक ज़ोंबी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, और ये देखकर कि दरवाजे पर कितनी जोर से प्रहार किया जा रहा था और किसी भी क्षण कब्जा छूटने वाला था। वह जानता था कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वह बिना कुछ किए खड़ा रह सके। उसके दिमाग ने तेजी से काम किया और वह बिना किसी हिचकिचाहट के टीवी की ओर दौड़ा और तार को जोर से तोड़ दिया। फिर उसने लंबे काले तार के एक सिरे को बिस्तर से और दूसरे सिरे को डेस्क के एक पाए से बांध दिया। उसके बाद वह मधुमक्खी के पास गया और कुछ कुरेदने लगा। लिलिथ ने उसकी हरकतों को उत्सुकता से देखा। उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई इरादा नहीं था और चुपचाप उसे परेशान न करने के लिए। टकराना। आखिरकार लकड़ी का दरवाजा लगातार हमले का सामना नहीं कर सका और एक छोटे विस्फोट के साथ टूट गया। दरवाजा गिराए जाने के तुरंत बाद दो छात्र जो लाश बन गए थे, लड़खड़ाते हुए अंदर आए। उनके खून से सने चेहरे विभत्स लग रहे थे। बाई जेमिन को काटने के कई निशान भी दिखाई दे रहे थे जहां मांस बुरी तरह से उखड़ गया था। यदि वह कुछ मिनट पहले होता तो संभवतः उसके लिए दो चलती लाशों से निकलने वाली बीमार गंध से उल्टी करने की इच्छा को सहन करना कठिन होता। हालांकि ब्लड मैनिपुलेशन कौशल सीखने के बाद उनके लिए सब कुछ अलग था। ये सर्वविदित था कि भावनाएं मानव शरीर की हृदय प्रणाली को कुछ हद तक प्रभावित करती हैं। तनाव जितना अधिक होगा, हृदय द्वारा पंप की जाने वाली रक्त की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, परिणामस्वरूप रक्त परिसंचरण में वृद्धि होगी। फिर बाई जेमिन के मन में एक अजीब सा विचार आया। क्या यह संभव है कि किसी मायने में शरीर के अंदर रक्त संचार भावनाओं को थोड़ा प्रभावित कर सकता है? चूंकि भावनाओं को प्रभावित करने के लिए रक्त को नियंत्रित करने में सक्षम कोई भी नहीं था, इसलिए ऐसी बात कभी सिद्ध नहीं की जा सकी। लेकिन ब्लड मैनिपुलेशन प्राप्त करने के बाद बाई जेमिन को यह जानकर खुशी हुई कि हालांकि वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अब वह पहले जितना डरा हुआ नहीं था। दोनों ज़ोंबी बाई जेमिन की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़े। हालांकि प्राणियों की आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे कि वे अंधी हों। ऐसा लग रहा था कि वे उसके शरीर से निकलने वाले जीवन को सूंघने में सक्षम थे, क्योंकि उनकी गतिविधियों की दिशा काफी स्पष्ट थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, दो नासमझ लाशें अचानक उस तार से टकरा गईं जिसे बाई जेमिन ने जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर लगाया था। जोरदार खिंचाव के कारण बिस्तर चरमराया और थोड़ा हिल गया, लेकिन ये दोनों लाशों के चेहरे के बल गिरने के लिए पर्याप्त था। बाई जेमिन की आंखें चमक उठीं और वह अवसर गंवाने को तैयार न होते हुए पूरी गति से आगे बढ़ा। पहले ज़ोंबी के सामने पहुंचकर उसने बेरहमी से उस असहाय प्राणी के सिर पर मधुमक्खी के डंक से वार किया जिसे उसने कुछ समय पहले मार डाला था। उत्परिवर्तित मधुमक्खी के डंक की लंबाई 2 मानव अंगुलियों जितनी और चौड़ाई कम से कम 3 अंगुलियों जितनी थी, इसलिए इसने आसानी से ज़ोंबी के सिर को छेद दिया, मस्तिष्क को कुचल दिया और प्राणी को मार डाला। इससे पहले कि दूसरा ज़ोंबी प्रतिक्रिया कर पाता, बाई जेमिन ने तुरंत उसके सिर पर बेरहमी से वार किया, जिससे 1 सेकंड में उसकी भी मौत हो गई। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 4 की आत्मिक शक्ति हासिल कर ली है। आपको जोड़ 4 सहन शक्ति मिलती है। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 3 की आत्मिक शक्ति हासिल कर ली है। आपको जोड़ 1 सहन शक्ति मिलती है। आपने लेवल 2 तक लेवल कर लिया है। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट मिलते हैं। इससे पहले कि बाई जेमिन राहत की सांस ले सके और अपनी नसों को शांत कर सके, 2 और लाशें उसकी दिशा में गुर्राते हुए कमरे में लड़खड़ाती हुई आ गईं। अन्य 2 लाशों के मजबूत खिंचाव के कारण तार वर्तमान में व्यवहारिक रूप से जमीन पर घिसट रहा था, जिससे छोटा जाल पूरी तरह से बेकार हो गया। हालांकि बाई जेमिन घबराए नहीं और तुरंत ध्यान केंद्रित किया। एक विचार के साथ उन्होंने रक्त हेरफेर कौशल के निर्देशों के अनुसार अपने शरीर के भीतर मन को संगठित किया।
20 मन अंक खर्च करने के बाद बाई जेमिन ने पहले उसके द्वारा मारे गए 2 लाशों के खून का इस्तेमाल किया और जैसे ही 2 नई लाशें अपनी तरह की लाशों के पास से गुजरी, लाल रक्त के 2 तीर पूरी गति से प्राणियों की पीठ की ओर निकल पड़े। सिर बाई जेमिन द्वारा नियंत्रित किए जाने के बाद जमे हुए खून के तीर बेहद तेज थे और आसानी से 2 लाशों के सिर को भेद गए, मस्तिष्क के हिस्से को कुचल दिया और दोनों प्राणियों को आसानी से मार डाला। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 3 की आत्मिक शक्ति हासिल कर ली है। आपको जोड़ 1 सहन शक्ति मिलती है। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 3 की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। मजबूत। अपने हाथों को देखते ही बाई जेमिन की आंखें चमक उठीं। हालांकि उन्होंने जल्द ही देखा कि दूसरे ज़ोंबी की लाश से उन्हें कोई सहनशक्ति वृद्धि या अन्य विशेषता हासिल नहीं हुई। उसकी नाराजगी देखकर लिलिथ, जो चुप था, ने धैर्यपूर्वक समझाया, आप एक ही प्रकार और स्तर के जितने अधिक प्राणियों को मारेंगे, आपको उतना ही कम लाभ मिलेगा क्योंकि आपकी आत्मिक शक्ति उनके खिलाफ कुछ प्रतिरोध प्राप्त कर लेती है। केवल अन्य प्राणियों को मारकर ही आप ऐसा कर पाएंगे। अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो। बेशक आप अभी भी उन निम्न स्तरीय ज़ोंबी को मारकर स्तर बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप ऊपर उठेंगे तो आपको केवल 2 स्टेटस पॉइंट मिलेंगे, कोई अतिरिक्त लाभ नहीं। बाई जेमिन ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर देखा जिससे उसका संदेह दूर हो गया। हालांकि उसने जल्द ही फिर पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? केवल अब जब उसकी घबराहट कुछ शांत हो गई थी तो अंततः उसने और प्रश्न पूछने का साहस किया। यदि उसने पहले ऐसा किया होता तो शायद वह किसी ज़ोंबी के मुंह में मर गया होता या पहले से ही विशाल मधुमक्खी द्वारा मारा गया होता। लिलिथ ने अपने होठों को सिकोड़ा और चंचलता से हंसते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगी। अभी के लिए क्या आपको नहीं लगता कि आपके लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश करना बेहतर है? बाई जेमिन ने टूटे हुए दरवाजे को देखा और अंत में सिर हिलाया। वास्तव में ये सवाल पूछने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, आप सही हैं। मुझे कुछ चीजें लेने दीजिए और फिर हम इस जगह को छोड़ देंगे। उसने जल्दी से एक पहाड़ी बैग उठाया और उसमें पहले इस्तेमाल की गई केबल, शुद्ध पानी की 2 बड़ी बोतलें और कुछ स्नैक्स रखे जो उसने पहले खरीदे थे। वहां उसका और कोई काम नहीं था। फिर बाई जेमिन ने खिड़की से बाहर देखा और शिकायत किए बिना नहीं रह सकी, वास्तव में मैं और मेरी बुरी किस्मत। बाई जेमिन का कमरा 5वीं मंजिल पर था। उसके लिए खिड़की से नीचे उतरना असंभव था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसके पास इमारत से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिलिथ की खूबसूरत रूबी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वह उन 2 लाशों के सिर के घाव को देख रही थी जिन्हें बाई जेमिन ने अपने रक्त हेरफेर कौशल से मार डाला था। उसके पूरे लाल होंठ धीरे धीरे उसके पीछे चलने से पहले एक आकर्षक मुस्कान में बदल गए। अध्याय 3 रक्त हेरफेर भाग 2। जैसे ही वह लड़कों के छात्रावास परिसर के गलियारे से नीचे चला गया, बाई जेमिन के शरीर की नसें तनावग्रस्त हो गईं और तनाव के कारण उसकी मांसपेशियां थोड़ी उभर गईं। क्योंकि आज शनिवार था, छात्रावास के अधिकांश लोग अच्छे जीवन का आनंद लेने के लिए बाहर गए थे। उनमें से अधिकांश उस समय मौज मस्ती कर सकते थे जब पढ़ाई आवश्यक नहीं थी क्योंकि उनके परिवार पीछे से उनका समर्थन करते थे। दुर्भाग्य से बाई जेमिन का जीवन इतना अच्छा नहीं था। उनके पिता और मां का वेतन केवल उनमें से एक के कॉलेज के खर्चों का भुगतान करने में सक्षम था, बाई जेमिन या मिंग क्यूई। इस वजह से बाई जेमिन ने अपने माता पिता के पैसे लेने से दृढ़ता से इनकार कर दिया और विश्वविद्यालय के पास एक मरम्मत की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह वह पढ़ सकता था और उसकी छोटी पालक बहन भी पढ़ सकती थी। हालांकि उसे दोषी महसूस हुआ, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। लिलिथ, जो कदम दर कदम उसका पीछा कर रहा था, ने अचानक आकस्मिक आवाज में कहा, आपके पास मौजूद 4 निःशुल्क स्टेटस पॉइंट का उपयोग करने के बारे में क्या ख्याल है? बाई जेमिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं। अगर मैं अभी इन्हें लापरवाही से इस्तेमाल करूंगा तो मुझे बाद में पछताना पड़ सकता है। अभी मुझे नहीं पता कि जरूरत के समय और अचानक कौन सा गुण मेरी जान बचा सकता है। आवेग ही मेरी एकमात्र आशा हो सकती है। समझने में सिर हिलाने से पहले लिलिथ कुछ सेकंड के लिए चुप रही।
उसने चमकती आंखों से उसकी पीठ की ओर देखते हुए अपने होंठ चाटे और कहा, मैं तुम्हें और भी अधिक पसंद करती हूँ टिल्डा। आवाज के उस आकर्षक स्वर को सुनते ही बाई जेमिन की सांसें थोड़ी भारी हो गईं और उसे अपने पीछे की सुंदरता के कपड़े फाड़ने के लिए पीछे न मुड़ने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। किसी ने उससे कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो शायद उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसके अलावा भले ही वह उसकी मदद करती दिख रही थी, लेकिन बाई जेमिन स्वभाव से एक सावधान व्यक्ति थी, इसलिए वह अभी भी लिलिथ के विरुद्ध थोड़ा सतर्क था। अचानक गलियारे के अंत में 3 नर लाशें दिखाई दी जो कांपते कदमों से उसकी ओर रेंग रहे थे। हालांकि इन प्राणियों को यह एहसास था कि वे किसी भी क्षण गिर सकते हैं, उनके कदम कभी नहीं चूके और वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से चलते हुए स्थिर रहे। बाई जेमिन को महसूस हुआ कि 3 धमकियों के सामने आने पर वह कुछ हद तक चिंतित हो गया था और उसने तुरंत अपने कौशल का इस्तेमाल करके खुद को शांत कर लिया। वह जानता था कि ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। लिलिथ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वह वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक थी कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर आएगा। वर्तमान में वहां कोई जाल नहीं लगाया गया था और न ही उपयोग के लिए आसपास कोई खून था, जबकि बाई जेमिन घूम सकता था और अपने कमरे में वापस जाकर उन लाशों की लाश का उपयोग कर सकता था जिन्हें उसने पहले मार डाला था। इससे वह बंद कमरों से बाहर आने वाली और अधिक लाशों के संपर्क में आ जाएगा क्योंकि धमाके की आवाज निर्बाध रूप से सुनी जा सकती थी। जाहिर है इस दर पर कई लाशें जल्द ही बाहर आ जाएंगी और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देंगी। बाई जेमिन ने गहरी सांस ली और लाशों की हरकत देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। वे वास्तव में धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन इसने उन्हें अपने आप में भयानक होने से नहीं रोका और जहां तक बाई जेमिन ने अब तक देखा था, एक खरोंच का मतलब मौत था। उसने अपने रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे यह जानकर घबराहट हुई कि ऐसा लगता है कि इन लाशों के खिलाफ इसका कोई उपयोग नहीं है। लिलिथ ने मन के प्रवाह को महसूस किया और उसे पता था कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए उसने तुरंत समझाया, हालांकि आपका कौशल वास्तव में मजबूत है, शुरुआती चरणों के दौरान मृत जीव व्यावहारिक रूप से आपके दुश्मन हैं क्योंकि इन लाशों को कोई दर्द नहीं होता है। उनके खून को गर्म करने की कोशिश करें और फिर इसे आंखों की ओर निर्देशित करें। बाई जेमिन की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत समझ गया कि उसके पीछे के सक्कुबस का क्या मतलब है। एक विचार के साथ उसने मन के 15 अंक खर्च करके ज़ोंबी के शरीर के अंदर रक्त को जमकर गर्म किया और उसे आंखों तक निर्देशित किया। परिणाम तुरंत सामने आए। आंतरिक गर्मी से तीनों लाशों की आंखें फूट गईं और फव्वारे की तरह खून निकलने लगा। बाई जेमिन ने अवसर नहीं छोड़ा और प्राणियों द्वारा गिराए गए रक्त से 3 जमे हुए रक्त तीर बनाने के लिए मन के अन्य 30 अंक खर्च किए, जिससे एक ही समय में 3 लाशें मर गईं। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 3 की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 3 की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 3 की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। आपने लेवल 3 तक लेवल कर लिया है। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट मिलते हैं। बाई जेमिन ने अपने कमरे में लेवल 2 पर पहुंचने के बाद 2 अन्य लाशों को मार डाला था, उनमें से एक लेवल 4 था। 3 अन्य लेवल 3 लाशों के संचय के साथ वह फिर से लेवल पर पहुंच गया। एकमात्र खेदजनक बात यह थी कि वह अनुभव के अलावा इन लेवल 3 ज़ॉम्बीज़ से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सका। हर बार जब बाई जेमिन का स्तर ऊपर होता तो उसके आंकड़े तुरंत अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाते। संक्षेप में, भले ही उसने अपने कमरे में 20 मन अंक खर्च किए थे और अभी ज़ॉम्बीज़ को हराने के लिए 45 अन्य अंक खर्च किए थे, उसका मन वापस आ गया क्योंकि उसका स्तर ऊपर हो गया था। एक पल सोचने के बाद बाई जेमिन ने पानी की एक बोतल निकाली और उसकी सामग्री जमीन पर खाली कर दी। मृत लाशों की दुर्गंध और बुरी उपस्थिति से उल्टी करने की इच्छा को सहन करते हुए वह लाशों के पास गया और बोतल को खून से भर दिया। पहले उसे ज़ोंबी का खून निकालने के लिए मन के 15 अंक खर्च करने के लिए मजबूर किया गया था। इस प्रकार का उपभोग वह वहन नहीं कर सकता था। आखिरकार वह अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह जानता था कि चीजें हमेशा इतनी आसान नहीं होंगी। बाई जेमिन का शिकार और अधिक कुशल हो गया क्योंकि वह मंजिल दर मंजिल नीचे चला गया। अपने द्वारा बचाए गए रक्त का उपयोग करते हुए
उसने मन के केवल 2 बिंदु खर्च करके छोटी छोटी तारें बनाई, जिससे ज़ोंबी की गति एक पल के लिए बंध गई। बाई जेमिन उस संक्षिप्त क्षण का लाभ उठाकर ज़ोंबी के मस्तिष्क पर उत्परिवर्तित मधुमक्खी के डंक से वार करेगी। अब तक बाई जेमिन ने अपने कमरे से बाहर निकलते ही कुल 33 लाशों को मार डाला था। खून का एक पतला कतरा चुपचाप फर्श पर फिसल गया, जिसने एक ज़ोंबी के पैरों में से एक को पकड़ लिया, जिससे उसका शरीर लगभग गिर गया और उसे अपनी जगह पर रोक दिया। उसकी चपलता के 13 बिंदुओं का लाभ उठाते हुए, जिसने उसे सर्वनाश से पहले एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में लगभग 50% तेज बना दिया था, बाई जेमिन ने तेजी से चारों ओर चक्कर लगाया और ज़ोंबी के सिर के पीछे जोर से वार किया, जिससे योग 34 हो गया। आपने सामान्य ज़ोंबी स्तर 4 की आत्मिक शक्ति हासिल कर ली है। आपने लेवल 5 तक लेवल कर लिया है। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट मिलते हैं। अपने रेटिना पर चमकते हरे संदेश को पढ़कर बाई जेमिन ने राहत की सांस ली। स्तर 4 से स्तर 5 तक चढ़ने के लिए उसे लगभग 16 लाशों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसकी सहन शक्ति और कई मन अंक काफी कम हो गए थे। पहली मंजिल पर पहुंचने पर बाई जेमिन के कदम रुक गए और उसने सदमे में अपना रास्ता रोक रहे ज़ोंबी को देखा। इस ज़ोंबी के पास एक वयस्क व्यक्ति की जांघों के आकार की 2 विचित्र और शक्तिशाली भुजाएं थीं। ये और भी लंबा था, कम से कम 2 मीटर लंबा। जाहिर है, यह ज़ोंबी अधिक खतरनाक प्रजाति थी। विशाल ज़ोंबी ने 5 मीटर से भी कम दूरी पर बाई जेमिन के जीवन स्रोत को भी महसूस किया और उसकी ओर बढ़ गया। हालांकि यह विशेष ज़ोंबी बाई जेमिन की तुलना में धीमा था, ये सामान्य ज़ोंबी की तुलना में कम से कम 2 गुना तेज था। आश्चर्यचकित होकर बाई जेमिन घबरा गया और ज़ोंबी की मुट्ठी से एक पायदान तक बचते हुए जल्दी से अपना सिर एक तरफ कर लिया। टकराना। ज़ोंबी की मुट्ठी ने बाई जेमिन के पीछे की दीवार में एक छेद कर दिया और उसका चेहरा सफेद हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वह हमला उस पर होता तो उसका सिर 10वीं मंजिल से गिरने वाले तरबूज की तरह फट जाता। संकट के क्षण में बाई जेमिन ने अपने 14 ताकत बिंदुओं के साथ आगे की ओर किक मारी, जिससे भारी ज़ोंबी को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। इससे पहले कि ज़ोंबी फिर से हमला कर सके, बाई जेमिन ने हवा में खून की लहर फेंकी और 4 रक्त श्रृंखलाएं बनाने के लिए सीधे 40 मन अंक खर्च किए। जमे हुए रक्त के छोटे छोटे धागों के विपरीत, ये रक्त श्रृंखलाएं कहीं अधिक मजबूत और मजबूत दिखती थीं। आखिरकार बाई जेमिन को रक्त श्रृंखला बनाने के लिए केवल 2 या 3 मन बिंदुओं की आवश्यकता थी, लेकिन इन श्रृंखलाओं के लिए उन्होंने प्रत्येक में 10 अंक का उपयोग किया था। उसके नियंत्रण में खून की जंजीरों ने मोटे ज़ोंबी के शरीर को कसकर लपेट दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अपने प्रतिद्वंद्वी को अक्षम देखकर बाई जेमिन आगे बढ़े और उत्परिवर्तित मधुमक्खी के डंक से वार किया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, वह डंक जो चाकू से भी तेज था, ज़ोंबी के मांस द्वारा रोके जाने से पहले केवल कुछ सेंटीमीटर छेद करने में कामयाब रहा था। अजीब ज़ोंबी मुक्त होने की कोशिश में संघर्ष करने लगा, लेकिन खून की जंजीरें कसकर चिपक गईं और उसे मुक्त नहीं होने दिया। फिर भी बाई जेमिन ने आराम करने की हिम्मत नहीं की और एक ही स्थान पर बार बार लगातार वार किया। अपनी पूरी ताकत से लगभग 20 वार करने के बाद ही वह अंततः ज़ोंबी के मस्तिष्क को कुचलकर खूनी गंदगी में बदलने में कामयाब रहा। आपने स्ट्रेंथ ज़ोंबी लेवल 15 की आत्मिक शक्ति हासिल कर ली है। ताकत जोड़ 6, स्वास्थ्य जोड़ 5। आपने लेवल 6 तक लेवल कर लिया है। आपने लेवल 7 तक लेवल कर लिया है। आपने लेवल 8 तक लेवल कर लिया है। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट मिलते हैं। बाई जेमिन को लगा कि उसका शरीर कुछ ही सेकंड में पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है और अपनी पूरी ताकत से 20 बार वार करने के बाद उसे जो थकान महसूस हुई वह पूरी तरह से गायब हो गई। यह क्या है? बाई जेमिन आगे बढ़ी और एक अजीब गोला उठाया जो स्ट्रेंथ ज़ोंबी की लाश से गिरा था। दुर्लभ खजाना गोला, अंदर एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना है। अध्याय 4, जुबान युवान तलवार। गोला एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का और नारंगी रंग का था। बस इसे समझकर बाई जेमिन को तुरंत पता चल गया कि गेंद को प्राकृतिक रूप से कैसे उपयोग करना है, जैसे कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह अपने पूरे जीवन में जानता था। अपनी हथेली को कसकर दबाने से गोला थोड़ा चमक उठा और जब चमक कम हो गई तो बाई जेमिन के हाथ में एक नई वस्तु दिखाई दी।
जुवानयुवान तलवार, इसकी शक्ति स्तर 40 से नीचे के लगभग किसी भी प्राणी की सुरक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त है और इसकी धार एक बख्तर-बंदकार की सुरक्षा को भेदने में सक्षम है। सुसज्जित होने पर शक्ति जोड़ 2-0। तलवार गहरे सुनहरे रंग की थी, जिसके ब्लेड और मूठ पर अनगिनत नक्काशी थी, जो इसे वास्तव में रहस्यमयी रूप देती थी। इसकी लंबाई सिर्फ 1 मीटर से अधिक मापी गई और इसकी चौड़ाई एक वयस्क के हाथ की लगभग 4 अंगुलियों के बराबर थी। बाई जेमिन ने 1-2 बार थप्पड़ मारा और संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि वह तलवार चलाने में बिल्कुल भी कुशल नहीं था क्योंकि उसने कभी तलवार नहीं चलाई थी। इस जुवानयुवान तलवार के साथ वह अंततः दुश्मनों को मार सकता था, बिना बहुत करीब आए, इस प्रक्रिया में अपनी जान जोखिम में डालकर। इसके अलावा केवल तलवार चलाने से ही उसकी ताकत सीधे तौर पर 20 अंक बढ़ गई थी। वह अपने शरीर में भयानक शक्ति का संचार महसूस कर सकता था और उसे महसूस हो रहा था कि वह एक ही मुट्ठी में पत्थर को कुचल सकता है। उसकी वर्तमान विशेषताओं के बारे में उत्सुक होकर उसने अपनी स्टेटस विंडो पर कॉल किया और जल्द ही उसके रेटिना में कई हरे अक्षर चमकने लगे। बाई जेमिन। स्थिति बिंदु 16। स्तर 8। जाति मानव। कार्य कोई नहीं। शीर्षक कोई नहीं। ताकत 20-2-0। चपलता 13। स्वास्थ्य 15। सहनशक्ति 16। मन 109। जादू 109। अपने वर्तमान 40 शक्ति बिंदुओं के साथ बाई जेमिन मूल रूप से सर्वनाश से पहले संयुक्त रूप से 4 लोगों जितना मजबूत था। कदम दर कदम आगे बढ़ने और अपनी प्रगति को अपने सामने देखने का एहसास इतना मादक था कि ऐसी स्थिति में भी वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि इस मंजिल पर अब कोई लाश नहीं थी। बाई जेमिन ने खुद को 5 मिनट के लिए आराम करने की अनुमति दी। हालांकि वह शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं था, लेकिन उसकी मानसिक थकान थी। 5 मिनट शायद ज्यादा न हो, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर था, क्योंकि उसने पहले से ही स्ट्रेंथ ज़ोंबी के खिलाफ अपने पास जमा किए गए आधे से अधिक खून का इस्तेमाल कर लिया था। बाई जेमिन ने बोतल को फिर से खून से भर दिया और बाहर निकलने के लिए चल दिया। इस समय परिसर ऐसा था मानो धरती पर नरक उतर आया हो। छात्र ज़ूम्बीज़ बड़े आकार के कीड़ों और भयानक आकार के जानवरों द्वारा पीछा किए जाने पर अव्यवस्थित तरीके से इधर उधर भाग रहे थे। ये अजीब जीव एक दूसरे को मार भी रहे थे। पराजितों को विजेताओं द्वारा निगल लिया जा रहा था, जो दूसरों को मजबूत बनाने के लिए शक्ति के स्रोत से अधिक कुछ नहीं रह गया था। कई छात्र चीखते चिल्लाते और लगातार मदद मांगते हुए खून भी बहा रहे थे। ये देखकर बाई जेमिन जुवानयुवान तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करने से खुद को नहीं रोक सकी। भले ही वह आमतौर पर उदासीन था, भले ही वह बहुत सारे दोस्तों वाला एक सामाजिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी अपनी ही तरह के लोगों को निगलते देखना आंखों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मनुष्य सुअरों, भेड़ों, गायों, बकरियों और कई अन्य प्रजातियों को मारकर उनका उपभोग करते हैं और जीवित रहते हैं। लिलिथ की आवाज, जो इस समय चुप थी, उसके बगल में गूंज उठी। अब जब दुनिया बदल गई है, तो इंसान अब जीवित रहने के लिए शिकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है। जितनी जल्दी आप इस तथ्य को स्वीकार करेंगे, आपके लिए यह उतना ही आसान होगा। बाई जेमिन बस चुप रही। भले ही वह जानता था कि लिलिथ की बातें सच थीं, फिर भी कुछ मिनटों में उसका मन बदलना इतना आसान नहीं था। हालांकि वह ये भी जानता था कि उसकी पहली प्राथमिकता जीवित रहना है। भले ही उसे रेंगकर नरक से बाहर निकलना पड़े, वह निश्चित रूप से जीवित रहेगा और अपने परिवार की तलाश करेगा। एक सुंदर लड़की दौड़ रही थी, जबकि एक भूरा कुत्ता जो लगभग 5 फीट लंबा था, बहुत तेज गति से उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही सेकंड में विशाल कुत्ता लड़की पर झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया। जब लड़की ने भयानक राक्षस को अपना जबड़ा खुला हुआ देखा तो उसकी आंखें डर से चमक उठी। जब उसका गला आधा फटने ही वाला था, तभी एक तेज फ्लैश चमका जो 1 सेकंड के लिए टिमटिमा गया। विशाल कुत्ते की हरकतें पूरी तरह से बंद हो गईं और 1 सेकंड बाद उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। लड़की के शरीर पर गर्म खून गिरा, लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद भी वह चिल्लाई नहीं और उस शख्स की तरफ देखा जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बाई जेमिन था। आपने उत्परिवर्तित डॉग स्तर 9 की आत्मशक्ति प्राप्त कर ली है। चपलता जोड़ 4, सहन शक्ति जोड़ 4।
अगर तुम जीना चाहते हो तो खड़े हो जाओ और मेरे पीछे आओ। जल्दी, उन्होंने आग्रह किया। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह तेजी से दूसरे छात्र की ओर बढ़ा, जिस पर एक बड़ी मधुमक्खी ने हमला किया था और उसे अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। लड़की डरकर झट से उठ खड़ी हुई। उसने ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह ये जानते हुए भी उसके पीछे चलने लगी कि वही उसके जीने की एकमात्र आशा है। दूसरे पुरुष छात्र ने भी बिना देर किए बाई जेमिन के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। बाई जेमिन पूरे परिसर में व्यायामशाला की दिशा में चली गई। वह संभवतः एकमात्र स्थान था जो वर्तमान में सुरक्षित हो सकता था, क्योंकि उत्परिवर्तित राक्षसों के प्रवेश के लिए वहां कोई कांच की खिड़कियां नहीं थीं। हालांकि वह तुरंत अपने परिवार को ढूंढना चाहता था, लेकिन सबसे पहले उसे यह समझने की जरूरत थी कि वह किस स्थिति में है। बाई जेमिन अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसी संकट की स्थिति में जल्दबाजी करने से उसके कदम मौत की ओर तेजी से बढ़ेंगे। रास्ते में बाई जेमिन ने 15 से अधिक छात्रों की मदद की और उनकी जान बचाई। इन सभी छात्रों का जानवरों या कीड़ों ने पीछा किया था। जहां तक उन लोगों की बात है जो लाशों द्वारा पकड़े गए थे, उनके लिए कोई आशा नहीं थी। ज़ोंबी उत्परिवर्तित जानवरों की तरह तेज नहीं थे और न ही उनके पास विशाल कीड़ों की तरह अप्रत्याशित हमले थे। इसके विपरीत वे बेहद धीमे थे और उनकी चाल अजीब थी। हालांकि एक छोटी सी खरोंच का मतलब मौत था। 5 छात्रों का एक समूह भागा, जबकि 10 ज़ोंबी लोगों का एक समूह उसके पीछे दौड़ा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की और बस अपनी पूरी ताकत से दौड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। दुर्भाग्य से जैसे ही वे कोने में मुड़े, 5 लाशों का एक और समूह अचानक सामने आया और लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। छात्रों में से एक घबरा गया और उसकी हरकतें रुक गईं। एक ज़ोंबी ने उसे जोर से खरोंच दिया। ऐसा लग रहा था कि दर्द ने उसे जगा दिया है, क्योंकि वह तेजी से भागने के लिए मुड़ा और उसके साथी भी भागने लगे। तभी देखा कि वे घिरे हुए हैं। 5 ज़ोंबीज आगे हैं और 10 पीछे हटने को रोक रहे हैं। जैसे ही वे विलाप और रो रहे थे, कई तलवारें चमकीं और केवल 10 सेकंड में सभी 10 लाशों का सिर काट दिया गया। मजबूत। झांग मिंग, एक लंबा छात्र, मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया जब उसने बाई जेमिन को सामने 5 लाशों की ओर बढ़ते देखा और उन्हें मार डाला जैसे कि वह मुर्गियों को मार रहा था। हमारे विश्वविद्यालय में एक छात्र इतना मजबूत था। देखो उसने कितने लोगों को बचाया। एक अन्य छात्र बाई जेमिन द्वारा लाए गए 15 लोगों को देखकर स्तब्ध होकर बड़बड़ाने लगा। हालांकि बाई जेमिन को तलवार के तरीके के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने केवल शुद्ध ताकत का उपयोग करके काट दिया था। उसकी वर्तमान चपलता 17 अंक थी, जो सर्वनाश से पहले एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में लगभग दोगुनी थी। इसके अलावा उसकी जुबान तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जो उसे ज़ोंबी का सिर काटने की अनुमति देती थी जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। 15 लाशों के सिर काटने का त्वरित काम करने के बाद बाई जेमिन को थोड़ी थकान महसूस हुई। नर छात्रावास छोड़ने के बाद से उसने लगभग 60 लाशों को मार डाला था और इसके अलावा उसने लगभग 10 विशाल कीड़े और 3 उत्परिवर्तित कुत्तों को भी मार डाला था। उन सभी हत्याओं ने उसे केवल एक बार ऊपर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान में वह स्तर 9 पर है। लेकिन भले ही वह पहले की तुलना में बहुत मजबूत था, उसकी सहनशक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और अगर वह सावधान नहीं होता तो वह घिरा होने पर मर सकता था। बाई जेमिन छात्रों के समूह की ओर बढ़ी और उनके धन्यवाद कहने से पहले ही उसने उस छात्र की ओर इशारा किया जिसे पहले खरोंच लगी थी और दृढ़ स्वर में कहा, आप नहीं रह सकते, आपको जाना होगा। उसकी बातें सुनकर 5 दोस्तों के समूह के हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। हालांकि जिन 15 लोगों को बाई जेमिन ने बचाया था, उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस उसके पीछे खड़े होकर डर के मारे आसपास देख रहे थे। क्या मुझे क्यों जाना होगा? नुकीला छात्र गुस्से से चिल्लाया। तुम्हें उस ज़ोंबी ने खरोंच दिया था, मैंने उसे पहले देखा था। बाई जेमिन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें भी तो पता होगा ना कि क्या होगा। विद्यार्थी का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह मरने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने ये कहकर वास्तविकता से इनकार कर दिया, आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं कि वे खतरनाक जीव ज़ोंबी हैं या नहीं? विद्यार्थियों ने सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा। बाई जेमिन ने उसे उदासीनता से देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन पीछे मुड़ी और दृढ़ कदमों से व्यायामशाला की ओर चलने लगी।
विद्यार्थी शीघ्रता से उसके पीछे हो लिए, जिसमें वह छात्र भी शामिल है जिसे पहले खरोचा गया था। बाई जेमिन, जो ध्यान दे रही थी, भूमि और कुछ ही सेकंड में छात्र के सामने आ गई। पेट में जोरदार मुक्का मारने से छात्र को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा अनुसरण नहीं कर सकते। ये शब्द कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। विद्यार्थियों में एक शब्द भी कहने का साहस नहीं हुआ, उस छात्र के 4 सहपाठी भी नहीं। वर्तमान में बाई जेमिन की मनोदशा भयानक थी और 100 से अधिक लाशों को मारने के बाद उसके चारों ओर खून की गंध घनी थी, जिससे उसे एक क्रूर आभा मिल रही थी जिसे कोई भी भड़काना नहीं चाहता था। मुझे यह इंसान हर मिनट अधिक से अधिक पसंद आता है, हे। लिलिथ ने चमकती आंखों से उसकी पीठ की ओर देखा और उसके होंठ एक सुंदर मोहक मुस्कान में बदल गए जो किसी भी आदमी के दिल को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थे। हालांकि किसी का उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। अध्याय 5, एक बंद लड़ाई। बीजिंग विश्वविद्यालय पूरे चीन में सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक होने के साथ साथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है जिसमें विदेशी छात्र भी भाग लेते हैं। ये बहुत बड़ा था। परिसर कई एकड़ आकार का था और विश्वविद्यालय अपने आप में एक छोटे शहर जैसा था। सुपरमार्केट, कराओके, यहाँ तक कि कुछ रेस्तरां भी थे जो छात्रों को बहुत अधिक बाहर न जाकर परिसर में ही रहने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। पुरुष छात्रावास और व्यायामशाला के बीच की दूरी केवल 400 मीटर थी, लेकिन क्योंकि सभी सड़कें लाशों, विकसित कीड़ों और जानवरों के रूप में खतरों से ग्रस्त थीं, जो जानवरों में बदल गए थे, उस दूरी को पार करना एक कठिन काम बन गया था। चुनौतीपूर्ण उपलब्धि। बाई जेमिन ने लगातार हमला किया और अपनी तलवार से बार बार वार किया। इस दौरान उन्होंने 5 अन्य लोगों की जान बचाई, जिससे उनके साथ जीवित बचे लोगों की संख्या लगभग 24 हो गई। सोने की रिम वाला चश्मा और सुंदर दिखने वाला एक आदमी एक महिला छात्र के साथ बातचीत कर रहा था जो स्पष्ट रूप से उसे क्रश के साथ देख रही थी। इस आदमी का नाम लियान हुआन था और वह विश्वविद्यालय के छात्र संघ का उपाध्यक्ष था। सर्वनाश से पहले लियान जुआन उत्कृष्ट ग्रेड वाला एक मॉडल छात्र था और उसकी अच्छी शक्ल के अलावा उसकी कई महिला प्रेमी थी। अब भी जब दुनिया बदल गई थी, कुछ जीवित लड़कियां थीं जो उसे अपनी आंखों में अजीब चमक के साथ देखती थीं। लियान हुआन ने भी लड़ने का साहस किया था क्योंकि उस समय उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था यदि वह जीवित रहना चाहता था। वह वर्तमान में लेवल 3 पर था और अकेले 2 या 3 लाशों को संभाल सकता था। जब उसका सामना बाई जेमिन के समूह से हुआ तो वह 6 लाशों से घिरने वाला था, जिसका मतलब उसके लिए मौत था। जब उसने 2 लाशों को मार डाला और बाई जेमिन ने अन्य 4 को मार डाला, तो लियान हुआन समूह में शामिल हो गया और संघर्षरत लाशों को मारने में मदद की। आखिरकार बाई जेमिन जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी, जो लगातार अपने से उच्च स्तर के प्राणियों से लड़ रहा था और उन्हें मार रहा था, 1 या 2 लाशों के बिना लोगों के इतने बड़े समूह की रक्षा करना 100% सुरक्षित नहीं था। झपट्टा मारना। अचानक दूर से एक हरी छाया आश्चर्यजनक गति से 20 से अधिक लोगों के समूह की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। बाई जेमिन ने हाल ही में एक मच्छर को मारा था जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा था और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह हरी छाया पहले ही उसकी रक्षा परिधि से आगे निकल चुकी थी, लियान हुआन के सामने आ रही थी। लियान हुआन का चेहरा पीला पड़ गया और वह एक कदम पीछे हट गया। अगर उसे कुछ ज़ोंबी का सामना करना पड़ा तो वह तब भी ठीक था, लेकिन अगर एक बड़ी मधुमक्खी या औसत से अधिक गति वाला एक उत्परिवर्तित कुत्ता दिखाई दिया, तो उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई तरीका नहीं था। चूंकि लियान जुआन ने अब तक केवल लाशों को ही मारा था, उसने पहले 4 या 5 लाशों के दौरान केवल अतिरिक्त विशेषताएं प्राप्त की और केवल सहनशक्ति प्राप्त की। लियान जुआन ने उन 6 स्थिति बिंदुओं का भी उपयोग किया था जो उसे ताकत बढ़ाने से प्राप्त हुए थे, इसलिए उसकी गति केवल औसत थी। लियान हुआन ने उस लड़की को पकड़ लिया जो उसके साथ बातें कर रही थी और जब उसने उसे छिपाते हुए उस अजीब छाया के सामने फेंक दिया तो उसे भी संकोच नहीं हुआ। हरी छाया अचानक चमकी और अगले ही पल लड़की का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। उसका खून हर जगह बिखरा हुआ था और मरने से पहले उसकी आंखों में सदमे और अविश्वसनीयता की झलक दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि उसने सपने में भी कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि सामान्य रूप से सुसंस्कृत, विनम्र और सज्जन व्यक्ति लियान जुआन वास्तव में ऐसा क्रूर कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा।
बचे हुए लोग घबरा गए और कुछ लोग अव्यवस्थित तरीके से सभी दिशाओं में भागने लगे। अन्य लोग डर के कारण आगे नहीं बढ़े और कुछ होशियार लोग बाई जेमिन के करीब जाने की कोशिश करते हुए दूर चले गए क्योंकि उनके पास जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद वही थी। जहां तक लियान जुवान के स्वार्थी कृत्य की बात है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुंदर और मोहक लेकिन साथ ही मासूम लिलित को छोड़कर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसके जैसे किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह के कदम को नजरअंदाज करना असंभव था, लेकिन उसकी नजर में कोई तिरस्कार या घृणा नहीं थी। उसने लोगों को एक और दिन जीवित रहने के लिए उससे भी बदतर काम करते देखा था जो उसने अभी देखा था। हरी छाया इतनी तेज थी कि कोई भी उसकी गति पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। इस अजीब प्राणी को अचानक कुछ एहसास हुआ क्योंकि वह भयानक गति से बाई जेमिन की ओर चला गया। जाहिर है, प्राणी को एहसास हो गया था कि वह उसके विकास के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। बाई जेमिन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और उसने अनजाने में अपनी तलवार क्षैतिज रूप से उठा ली। बजना। धातु से धातु के टकराने की आवाज जोर से गूंज उठी। हरी छाया को अपनी हरकतें रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसकी ताकत और बाई जेमिन की ताकत काफी समान थी। केवल अब बाई जेमिन उस राक्षस की शक्ल पहचान सकती थी जो उस पर हमला कर रहा था। हरी छाया वास्तव में एक विशाल मंटिस थी जो लगभग 2 मीटर लंबी थी। इसकी भयानक आंखें अंदर से टिमटिमाती हत्या के इरादे से उसे घूर रही थीं। इसके 2 बड़े दरांती जैसे अगले पैर जुआन तलवार पर जोर से दबाव डाल रहे थे, बाई जेमिन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे थे। यदि जुआन तलवार प्राप्त करने से पहले ये बाई जेमिन होता तो उसे पीछे हटते देखा जा सकता था। हालांकि तलवार द्वारा उसे दिए गए 20 शक्ति बिंदुओं के कारण वह मुश्किल से बराबरी पर खड़ा हो सका। सावधान रहें, वह मेंटिस ताकत में बिल्कुल भी माहिर नहीं है। इसकी वर्तमान गति आपकी तुलना में लगभग 2 गुनी तेज होनी चाहिए। लिलित की आवाज उसके कान में पड़ी जिससे उसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वास्तव में उसके बताए बिना भी बाई जेमिन को पता था कि उसकी वर्तमान गति इस मेंटिस से बहुत कम थी। इससे पहले यदि उसकी सजगता और किस्मत न होती तो उसका सिर पहले ही उसके शरीर से अलग हो गया होता, बिना ये जाने कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। बाई जेमिन ने गुर्राते हुए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए मेंटिस को पीछे धकेल दिया। फिर 1 सेकंड की भी झिझक के बिना उसने अपने सभी सहेजे गए स्टेटस पॉइंट को चपलता में जोड़ दिया। बस 1 सेकंड में उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं लेकिन साथ ही नर्म भी हो गई हैं। बाई जेमिन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली चमक गई हो, जिससे उसे हल्की सी खुजली हुई जो जल्द ही गायब हो गई। झपट्टा मारना। लगभग 2 मीटर का मेंटिस गायब हो गया और अगले ही पल अपने दरांती जैसे पैरों से नीचे की ओर काटता हुआ बाई जेमिन के सामने फिर से प्रकट हुआ। हालांकि वर्तमान बाई जेमिन अंततः अपनी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख सकी। बजना। बाई जेमिन और मेंटिस एक दूसरे को मारने के इरादे से करीबी लड़ाई में लगे हुए थे। जीवित रहने के लिए, विकसित होने के लिए, मजबूत बनने के लिए। अन्य लोगों के दृष्टिकोण से वे केवल 2 छायाचित्रों को लगातार टिमटिमाते हुए देख सकते थे और धातु से धातु के टकराने की निरंतर ध्वनि सुन सकते थे। उनके लिए ये सोचना कठिन था कि कोई इंसान वास्तव में बिना अपनी जमीन खोए इतने भयानक प्राणी के खिलाफ इस तरह से लड़ सकता है। तभी उन्हें बाई जेमिन की ताकत का एहसास हुआ। हालांकि बाई जेमिन का युद्ध अनुभव औसत था और उसकी तलवार कौशल में कमी थी। जुआन तलवार एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना था जो 40 के स्तर से नीचे के लगभग किसी भी प्राणी की सुरक्षा को भेदने में सक्षम था। मेंटिस स्पष्ट रूप से अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि उसकी कैंची में छोटी दरारें थीं जो प्रत्येक टक्कर के साथ धीरे धीरे फैलता है। हालांकि मेंटिस एक प्राकृतिक शिकारी था जो जन्म से ही अपनी दरांती का उपयोग करता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से युद्ध में उसकी तुलना में अधिक कुशल था। प्रत्येक के अपने अपने फायदे थे और एक पल के लिए लड़ाई गतिरोध जैसी प्रतीत होने लगी। कई लाशें जाहिरा तौर पर लड़ाई की आवाज के साथ साथ जीवन की तेज गंध से आकर्षित होकर लड़खड़ाने लगी। बाई जेमिन ने तुरंत उन्हें देख लिया और उन्हें पता था कि इस दर पर न केवल सभी जीवित बचे लोग मर जाएंगे, बल्कि जब वे उसे घेर लेंगे तो वह भी गिर जाएंगे। आखिरकार मेंटिस को संक्रमण का डर नहीं हो सकता है, लेकिन वह था। अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करते हुए
बाई जेमिन ने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया और धीरे धीरे पीछे हट गए और मेंटिस को एक विशिष्ट स्थान पर ले गए। उस स्थान पर पहुंचने पर बाई जेमिन ने मन के 60 अंक खर्च किए और मृत लाशों के खून का उपयोग करके 6 खूनी श्रृंखलाएं बनाई। मेंटिस स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित रह गया और जंजीरें उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपट गईं। उसकी हरकतें रुक गईं और उसकी 2 हंसियाएं हवा में ही 2 खूनी जंजीरों से रुक गईं। जानवर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश में जमकर संघर्ष किया और उसकी हंसुलियों को रोकने वाली जंजीरें तनने लगीं जैसे कि वे किसी भी क्षण टूट जाएंगी। ये देखकर बाई जेमिन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह तेजी से आगे बढ़े और अपनी पूरी ताकत से प्राणी के सिर की ओर झपटे। तेज रोशनी की चमक के बाद मेंटिस की हरकतें एक पल के लिए रुक गईं, इससे पहले कि उसका सिर जमीन पर गिर गया और उसके बाद उसकी गर्दन से खून का फव्वारा छूटने लगा। आपने ग्रेट फास्ट मेंटिस लेवल 25 की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। चपलता जोड़ 1-4, ताकत जोड़ 1-0, जादू जोड़ 1-0, मन जोड़ 1-0। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 10 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 विशेषता अंक मिलते हैं। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 11 पर पहुंच गए हैं। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 12 पर पहुंच गए हैं। आपने स्तर बढ़ा लिया है और स्तर 13 पर पहुंच गए हैं। आपको स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 विशेषता अंक मिलते हैं। आत्मिक शक्ति का एक विशाल गोला ग्रेट फास्ट मेंटिस के शरीर से निकला और बाई जेमिन के शरीर में प्रवेश किया, उसका पोषण किया और उसकी शक्ति को उच्च स्तर तक ले गया। इसके अलावा परिणामस्वरूप उन्हें सीधे 4 स्तर भी प्राप्त हुए। इसके अलावा मेंटिस ने अपनी मृत्यु के बाद अन्य चीजें भी गिरा दी थीं। उसके शव के बगल में एक लाल गोला, एक नारंगी गोला और एक स्क्रॉल था। अध्याय 6 कुलीन वर्ग। उच्च स्तरीय प्राणियों से लड़ना सचमुच जोखिम भरा था। एक भी गलती किसी को भी अंडरवर्ल्ड में भेजने और मृत्यु के महान देवता को नमस्कार करने के लिए पर्याप्त थी। वास्तव में सर्वनाश के पहले कुछ मिनटों के दौरान लेवल 3 ज़ोंबी से लड़ना भी बेहद कठिन था। एक स्पर्श, थोड़ी सी खरोंच और सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। किसी जीवन को समाप्त करने के लिए काटने या बहुत अधिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। सच तो यह है कि अगर बाई जेमिन की किस्मत अच्छी न होती तो शायद अब तक वह मर चुका होता। उस समय क्योंकि उसके कमरे की खिड़की छोटी थी, लेवल 5 बिग बी के पास सीधे उस तरह से उड़ान भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे बाई जेमिन के लिए उस पर हमला करना बहुत आसान हो गया क्योंकि वह जानता था कि हमला कहां से होगा। अन्यथा इतने तेज और अप्रत्याशित राक्षस को हराना उसके लिए असंभव था। यह उस एक ही हत्या के लिए भी धन्यवाद था कि उसने अपना कौशल रक्त हेरफेर प्राप्त किया। यदि यह कौशल नहीं होता तो बाई जेमिन अपने कमरे से सफलतापूर्वक बाहर भी नहीं निकल पाता और अब तक ज़ोंबी भोजन बन चुका होता। हालांकि उच्च स्तरीय राक्षसों से लड़ना जोखिम भरा था, विजयी होने का पुरस्कार उसी स्तर के राक्षसों को हराने से मिलने वाले पुरस्कारों से कहीं बेहतर था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति स्तर केवल 2 स्टेट अंक मिले, केवल अतिरिक्त स्टेट पॉइंट अकेले 2 या 2 से अधिक स्तरों के बराबर थे। बूंदों का तो जिक्र ही नहीं। बाई जेमिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर से खड़े होने से पहले जल्दी से दोनों आभूषण और स्क्रॉल को अपने बैकपैक में डाल दिया। तुरंत और एक क्षण भी आराम किए बिना उसने अपने पैरों के नीचे जमीन पर जोर से पैर मारा और अपनी दिशा में लड़खड़ाते हुए ज़ोंबी की ओर बढ़ गया। 1 मिनट बाद शेष लाश को बाई जेमिन द्वारा शुद्ध कर दिया गया था। शिक्षक जिया, बाकी सभी का क्या हुआ? बाई जेमिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा जब उसने एक 30 वर्षीय महिला शिक्षक की ओर देखा जिसे उसने पहले बचाया था। छात्र बाकी, मुझे डर है कि जब उन्होंने देखा कि चीजें बदसूरत हो रही हैं तो वे भाग गए। जहां तक दिशा की बात है, मुझे क्षमा करें, मुझे डर है कि मुझे नहीं पता। शिक्षक ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इस शिक्षिका का नाम जिया जियाओ था और वह तीसरे वर्ष के छात्रों की शिक्षिका थी, इसलिए वह बाई जेमिन को जानती थी। उनका व्यक्तित्व स्वभाव से काफी दयालु था और अतीत में उन्होंने बाई जेमिन के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था, भले ही वह एक साधारण परिवार से थे। अच्छा ऐसा है। बाई जेमिन ने बचे हुए 12 लोगों की ओर देखते हुए बस सिर हिलाया। उनमें से लगभग आधे लोग सभी दिशाओं से लाशों को आते देखकर भाग गए थे।
यदि ये लोग अपने जीवन के लिए लड़ने का साहस नहीं करेंगे तो संभवतः ये लोग मर जाएंगे, लेकिन फिर भी मरने की संभावना जीवित रहने की तुलना में बहुत अधिक थी। जहां तक इसकी बात है, बाई जेमिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वर्तमान में उसके लिए जीवित रहना पहले से ही मुश्किल था और एक ग्रेट फास्ट मेंटिस ने उसे संकट के समय के लिए बचाए गए सभी स्टेटस पॉइंट्स का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था। यदि उसे उनमें से 2 राक्षसों का सामना करना पड़ा तो बाई जेमिन की मृत्यु होने की पूरी संभावना है, जब तक कि युद्ध के मैदान की परिस्थितियां उसके अनुकूल न हो। चूंकि वे लोग भाग गए तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं रह गया। उसने उन्हें बस पहले ही बचा लिया क्योंकि वह बस गुजर ही रहा था और नहीं चाहता था कि उसकी प्रजाति अन्य प्रजातियों का भोजन बन जाए। चलो, हमें व्यायामशाला की ओर जाना होगा, तभी हमें थोड़ा आराम मिल सकेगा, उसने कहा और जाने के लिए मुड़ा। जीवित बचे 12 लोगों ने पीछे रहने की हिम्मत न करते हुए उसका पीछा किया। भविष्य के प्रति भय से भरी उनकी आंखें इस भय से सभी दिशाओं में ध्यान से देखने लगी कि एक अजीब उत्परिवर्तित प्राणी उस जीवन को छीन लेगा जिसकी वे इतने वर्षों से रक्षा कर रहे थे। पुरुष छात्रावास के विपरीत दिशा में महिला छात्रावास था। जिस स्थान पर लड़कियां आराम करती थीं और व्यायामशाला के बीच की दूरी व्यायामशाला और पुरुष छात्रावास के बीच की दूरी के समान थी। लगभग 20 लोगों का एक समूह व्यायामशाला की ओर बढ़ा। लोगों का ये समूह मुख्यतः महिलाओं से बना था, लेकिन उनमें 7 पुरुष भी थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे महिलाएं थीं या पुरुष, वे सभी उस महिला की ओर देखते थे जो उनका नेतृत्व कर रही थी, सम्मान, प्रशंसा या प्यार के साथ। 5 लाशों का एक समूह जीवित बचे लोगों की भीड़ की ओर लड़खड़ाता हुआ आया। उनके विकृत भावों और उनकी सूनी आंखों को देखकर उनमें से कई घुटी हुई सिसकियों की हल्की सी आवाज के साथ कांपने से खुद को नहीं रोक सके। समूह का नेतृत्व करने वाली और लगभग 20 लोगों की जान अपने कंधों पर उठाने वाली महिला के सुंदर चांदी के रंग के बाल और चमकदार नीली आंखें थीं। उसकी त्वचा दूध की तरह सफेद और शुद्धतम रेशम की तरह चिकनी थी, जिससे वह एक असली परी की तरह दिखती थी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अनंत बर्फ की तरह ठंडी थी, जिसमें कोई स्पष्ट भावनात्मक प्रवाह नहीं था। फिर भी, यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी, उसका शरीर आग की तरह गर्म था, सही स्थानों पर गोलाइयों से भरा हुआ था और बेहद आकर्षक था। 5 लाशों को देखकर मात्र 22 साल की यह युवती घबराई नहीं, उसकी नजरें जरा भी नहीं बदली। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सिर के ऊपर बर्फ की 5 बाइकें तैरती हुई दिखाई दी। उसके हाथ की एक और लहर के साथ 5 बर्फ की बाइकें आने वाली लाशों की ओर चली गईं। बड़ी सटीकता के साथ 5 बर्फ की बाइकों ने उन 5 लाशों के सिर पर हमला किया जो शर्मनाक रूप से धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे, जिससे प्रत्येक लक्ष्य के सिर में एक छोटी मुट्ठी के आकार का छेद बन गया। हालांकि घावों से कोई खून नहीं निकला क्योंकि बर्फ की एक छोटी परत ने उन्हें सील कर दिया था। जब बचे हुए बाकी लोगों ने ये देखा तो उनके भाव बेहतर के लिए बदल गए और इस महिला के प्रति उनकी मूर्ति पूजा तुरंत कई गुना बढ़ गई। दूसरी ओर महिला की अभिव्यक्ति अभी भी उतनी ही ठंडी और उदासीन थी। एक अलग दिशा से जीवित बचे लोगों का एक अन्य समूह 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। इस समूह में लगभग 30 लोग थे, इसलिए तेज महत्वपूर्ण गंध ने कई लाशों के साथ साथ अन्य विचित्र प्राणियों को भी आकर्षित किया जो विकसित होने के लिए उन्हें निगलने का इरादा रखते थे। एक इमारत के अंदर से अचानक 2 लाशें निकलीं और लड़खड़ाते हुए जीवित बचे लोगों की ओर बढ़ीं। हालांकि इससे पहले कि जीवित बचे लोग डर के मारे चिल्ला सकें, 2 तीर उड़े और 2 संक्रमित लोगों के दिमाग पर लगे, जिससे वे तुरंत बेजान हो गए। जीवित बचे लोगों ने धनुष थामे, खेल के कपड़े पहने हुए और अपनी पीठ के पीछे तरकश ले जाते हुए युवक को प्रशंसा और ईर्ष्या से देखा। इस युवक ने उन पर ध्यान नहीं दिया और उन 2 तीरों को उठाया जो उसने पहले इस्तेमाल किए थे और उन पर लगे खून को फटे कपड़ों के टुकड़े से पोंछ दिया। झपट्टा मारना। अचानक एक उत्परिवर्तित कुत्ता सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 गुना तेज गति से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। बड़े भूरे कुत्ते ने युवक का सिर काटने के इरादे से अपने जबड़े पूरे खोल दिए। लेवल 9 के इस उत्परिवर्तित कुत्ते के जबड़े की ताकत से एक ही काटने में युवक का सिर चकनाचूर हो जाएगा। हालांकि जिस चीज ने कुत्ते का स्वागत किया वह एक बड़ा हथौड़ा था। टकराना। कुत्ते का सिर टुकड़े टुकड़े हो गया।
कुत्ते के मस्तिष्क का पदार्थ, रक्त और मांस हर जगह उड़ गया, जिससे खूनी गंदगी हो गई। जानवर पूरी तरह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। भले ही तुम तेज हो, अगर तुम पहले मुझ पर हमला नहीं करते तो तुम बहुत कमजोर हो, मूर्ख कुत्ते। चेहरे पर दाढ़ी वाले एक हटे कट्टे आदमी ने कुत्ते की लाश पर थूक दिया। यह आदमी लगभग 35 साल का लग रहा था और उसके चेहरे के भाव वहशी थे। उसने अपने दोनों हाथों से एक धातु के रंग का हथौड़ा पकड़ा हुआ था जो लगभग एक दरवाजे जितना बड़ा था। इसे स्पष्ट रूप से आसानी से चला रहा था, हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक भारी हथियार था। समूह व्यायामशाला की ओर आगे बढ़ता रहा। बेशक बाई जेमिन को यह नहीं पता था कि उनके अलावा और भी लोग थे जिनका समान विचार और समान अस्थायी लक्ष्य था। हालांकि अगर उसे पता भी होता तो शायद उसे बहुत आश्चर्य नहीं होता। आखिरकार व्यायामशाला विश्वविद्यालय परिसर के ठीक मध्य में स्थित थी, इसलिए ये सभी दिशाओं से सुलभ थी। इसके अलावा व्यायामशाला भी उन कुछ सुविधाओं में से एक थी जिन्हें तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जा सकता था। बाई जेमिन के अलावा अन्य लोग भी थे जिन्होंने लड़ने की हिम्मत की या उनके पास जीवित रहने के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणामस्वरूप ऐसे कई लोग थे जिनके पास अपने स्वयं के आकस्मिक अनुभव थे। उन्होंने शक्तिशाली कौशल और खजाने प्राप्त किए जो इस दुनिया से संबंधित नहीं थे। 20 मिनट बाद और बचे हुए लोगों के लिए सबसे आसान और कम से कम कठिन रास्ता खोजने के लिए एक क्षेत्र में कई चक्कर लगाने के बाद बाई जेमिन अंततः जिम से केवल 50 मीटर की दूरी पर थी और अपने पहले लक्ष्य तक पहुंच गई। हालांकि चीजें थोड़ी जटिल लग रही थीं। छात्र बाय, अब हम क्या करें? जियाओ ने अपने सामने का दृश्य देखते हुए पीले चेहरे के साथ पूछा। बाई जेमिन ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह एक कोने में बैठ गया और उसने व्यायामशाला के पास घूमते हुए लाशों के घने समूह को देखा। वहां 50 से अधिक ज़ूम्बीज़ थे, वे सभी उसके पास से गुजरने के लिए बहुत करीब थे। यहां तक कि बाई जेमिन जैसे व्यक्ति के लिए भी 50 प्राणियों से लड़ना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी जो उसे सिर्फ एक खरोंच से हरा सकते थे। यदि यह ऐसी जगह पर था जहां वह घूम सकता था, तो बाई जेमिन को भरोसा था कि पर्याप्त समय दिए जाने पर वह कुछ 100 लाशों को बाहर निकाल सकता है। हालांकि इतनी सीमित जगह में इनमें से 50 प्राणियों से लड़ना उसके लिए भी चुनौतीपूर्ण था जो लगातार आगे बढ़ रहा था। जिस बात ने उसे सबसे अधिक स्तब्ध कर दिया वही ये थी कि इन लाशों का जाने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 7 रास्ता साफ करना। जैसे ही बाई जेमिन ने कई मीटर आगे से लाशों के समूह की गतिविधि देखी, उसने तुरंत देखा कि उनमें से कुछ उन्हें तोड़ने की कोशिश में दरवाजे पीट रहे थे। हालांकि ये दरवाजे पूरी तरह से धातु के थे, इसलिए चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इन ज़ोंबी के लिए इसे तोड़ना बिल्कुल असंभव था। धातु के दरवाजे से होने वाली धमाकों की आवाज ने अन्य ज़ोंबी को आकर्षित कर लिया था, जिसके कारण 50 से अधिक लोगों का समूह जल्द ही 80 तक पहुंच गया। इसके साथ साथ आसपास का भयावह वातावरण इस कारण बना कि छात्रों और शिक्षकों की अव्यवस्थित भावनाएं, जिन्हें बाई जेमिन ने बचाया था, और भी बदतर हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां लोग हों? बाई जेमिन के मन में ऐसा विचार कौंधा और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता गया वह विचार उतना ही दृढ़ होता गया। एक और दिन जीवित रहने के लिए बाई जेमिन न केवल लापरवाही से अपनी तलवार आगे पीछे घुमाकर दुश्मनों का सिर काट रही थी, वह यथासंभव प्राणियों के व्यवहार पर भी ध्यान दे रहा था। चूंकि अस्थायी रूप से लाशें सबसे बड़ी संख्या में थीं, इसलिए वे उस प्रकार के दुश्मन थे जिनके बारे में वह सबसे अधिक जानता था। अब तक उसने ज़ूम्बीज़ को जो देखा था, उसके अनुसार ये धीमे लेकिन घातक जीव किसी भी प्रकार के जीवन की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे और साथ ही लगभग 20 मीटर या उससे अधिक दूरी से खून की गंध को भी नोटिस कर सकते थे, और भले ही वह वास्तव में न भी हो। सीमा, ये निश्चित रूप से काफी सटीक था। वहां निश्चित रूप से लोग हैं। बाई जेमिन ने अंततः निष्कर्ष निकाला। यदि उस कारण से नहीं, तो वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता था कि ज़ूम्बीज़ कहीं और न जाने के लिए इतने आमादा क्यों होंगे। उसने पीछे मुड़कर देखा और जिन लोगों को उसने बचाया था वे उसकी ओर देख रहे थे, जिससे उसे सिरदर्द होने लगा। यदि ये लोग यहाँ नहीं होते, तो बाई जेमिन ने ग्रेट फास्ट मैंटिस को हराने के बाद प्राप्त खजाने को पहले ही निकाल लिया होता और उन खजानों के बीच शायद कुछ ऐसा था जो उसे उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकता था जिसमें वह था।
हालांकि उसे इन लोगों पर इतना भरोसा नहीं था कि वह ऐसे खजाने को उनके सामने ला सके। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह अपनी ताकत को पूरी तरह से प्रकट नहीं करना चाहता था कि उसने जितनी जल्दी हो सके रुकने से पहले मेंटिस को हराने के लिए केवल एक पल के लिए अपने रक्त हेरफेर का उपयोग किया। जैसे कि वह उसके विचारों को जानती थी, लिलिथ, जो उसके बगल में खड़ा था, मुस्कुराया और लापरवाही से कहा, कैसा रहेगा कि आप उन्हें छोड़ दें? आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा यदि आप इन बोझों को पीछे छोड़ दें जो आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं किसी भी क्षण। भाई जेमिन ने बिना कुछ कहे भौहों से उसकी ओर देखा। मुझे इस तरह मत देखो टिल्डा, बस कह रहा हूं। लिलिथ ने अपने कंधे उचकाए और कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि बाई जेमिन के लिए ऐसा कुछ करना असंभव था। आखिरकार उसे तलवार लहराते हुए अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए मजबूर हुए केवल 1 घंटा ही हुआ था। दुनिया की क्रूरता का अनुभव किए बिना वह इतना कुछ नहीं बदल सकता था। हालांकि लिलिथ को यकीन था कि वह जल्द ही अनुकूलन कर लेगा, अन्यथा वह तब तक मर जाएगा जब तक कि उसके पास ऐसी मानसिकता का समर्थन करने की ताकत न हो। जब बाई जेमिन को नहीं पता था कि क्या करना है तो 80 से अधिक लाशों का समूह अचानक व्यस्त हो गया। एक तीर दूर से उड़कर एक ज़ोंबी के माथे पर सटीक प्रहार कर रहा था। इससे पहले कि ज़ोंबी प्रतिक्रिया कर पाते, उसी दिशा से एक और तीर चला और दूसरा ज़ोंबी गिर गया। मजबूत। बाई जेमिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। वह नहीं जानता था कि हमलावर कौन था क्योंकि वहां कई इमारतें थीं जो उसके दृश्य को अवरुद्ध कर रही थीं। हालांकि उस व्यक्ति का तीरंदाजी कौशल वास्तव में शीर्ष पायदान का था। दुर्भाग्य से 5 तीरों के बाद हमला अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जाहिर है हमलावर काफी करीब था और ज़ोंबी उस व्यक्ति को घेरे हुए थे। आप सभी यहीं प्रतीक्षा करें। उन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए बाई जेमिन एक बाघ की तरह अपने छिपने के स्थान से बाहर निकली और लाशों की ओर बढ़ी। कुछ ही सेकंड में उसके और लाश के बीच की 50 मीटर की दूरी पार हो गई थी। बाई जेमिन ने अपनी तलवार से 2 बार बिजली की गति से वार किया और 2 लाशों के सिर हवा में उड़ गए। आपने स्तर 4 सामान्य ज़ोंबी आत्मा शक्ति हासिल कर ली है। आपने स्तर 4 सामान्य ज़ोंबी आत्मा शक्ति हासिल कर ली है। 5 सेकंड के भीतर बाई जेमिन द्वारा 7 लाशों का सिर काट दिया गया था। लियांग पेंग, जिसके पास 2 मीटर का विशाल हथौड़ा था, ने उसे एक ज़ोंबी पर घुमाया जिससे वह 10 मीटर उड़ गया। ज़ोंबी जमीन पर गिर गया और उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा विकृत हो गया और उसका सिर पूरी तरह से कुचल गया। हालांकि उसने जल्द ही देखा कि उससे कई साल छोटा एक आदमी चींटियों की तरह लाशों का वध कर रहा है और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे बकवास! उस पागल गति में क्या खराबी है? लियांग पेंग ने शाप दिया। बाई जेमिन की वर्तमान चपलता पहले ही 54 अंक तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब यह था कि वह सर्वनाश से पहले औसत व्यक्ति की तुलना में 5 गुना अधिक तेज था। उसकी चाल बेहद तेज थी, इसलिए जब बाई जेमिन ने 5 या 6 लाशों को मार डाला था तो लियांग पेंग ने केवल एक को मारा था जो उसके करीब था। दूसरी ओर बाई जेमिन ने भी लियांग पेंग को अपने विशाल हथौड़े के साथ देखा और आश्चर्यचकित रह गया। क्या वह विश्वविद्यालय का सुरक्षा गार्ड नहीं था? किस बिंदु पर वह उस हथौड़े को उठाने के लिए इतना मजबूत हो गया था? हालांकि जैसे ही उसका मन आश्चर्यचकित होने लगा था, युद्ध के मैदान में एक और परिवर्तन आ गया। बर्फ की गोलियां। एक ठंडी लेकिन सुखद सी आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद बर्फ के 10 छोटे गोले हवा में तैर गए और 10 अलग अलग लाशों की ओर बढ़े, उनके सिर पर सटीकता से वार किया और उनकी जान ले ली। ओह! उस महिला का मन पर नियंत्रण आपसे अधिक है। जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, उसकी वर्तमान जादुई शक्ति आपके पास उस समय की तुलना में थोड़ी ही कम है जब सोल रिकॉर्ड्स इस निचली दुनिया में पहुंचे थे। कितना अजीब है! उद्धरण चिन्ह। बाई जेमिन के बगल में लिलिथ की आश्चर्यचकित और कुछ हद तक भ्रमित आवाज सुनाई दी। जब से उसने अन्य लोगों को बचाया था और इन लोगों ने लिलिथ की ओर देखा भी नहीं था, बाई जेमिन इस मौन निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि वह दूसरों के लिए अदृश्य थी और केवल वह ही उसे देख सकता था, इसलिए उसे उस स्थान पर लापरवाही से घूमते हुए देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बाई जेमिन ने उस महिला की ओर देखा जो लड़ाई में शामिल हुई थी और उसकी आंखें चमकने से खुद को नहीं रोक सकी। कितनी सुंदर स्त्री है!
उसके चांदी के बाल और नीली आंखों ने उसे बर्फ के कमल की तरह बना दिया था, लेकिन साथ ही वह एक बर्फ परी की तरह थी। हालांकि उसने उसकी सुंदरता की सराहना की, बस इतना ही था। आखिरकार बाई जैमिन ने पहले ही अविश्वसनीय रूप से सुंदर, मोहक और मासूम लिलित को देख लिया था। बाई जैमिन की हरकतें जरा भी कम नहीं हुई, क्योंकि उसने लाशों का सिर काटना जारी रखा और हर दूसरे सेकंड में एक या दो लोग उसके पैरों पर गिर पड़े। जैसे कि चांदी के बालों वाली महिला के आगमन ने एक नई शुरुआत की, तीरों ने अपना वध फिर से शुरू कर दिया। हालांकि किसी कारण से सटीकता में थोड़ी सी भी हानि हुए बिना निशानेबाज की गति बढ़ गई। 80 से अधिक लाशों का समूह भयानक था, कोई भी उनसे अभिभूत हो जाएगा और यहां तक कि एक रिवॉल्वर भी गिर जाने पर मर जाएगा। इन प्राणियों से खतरा और भी बढ़ गया था, क्योंकि व्यायामशाला इमारतों से घिरी हुई थी, जिससे ये हमला शुरू करने के लिए एक बुरी जगह थी, लेकिन बचाव के लिए एक अच्छी जगह थी। इस मामले में चूंकि इंसान ही हमलावर थे, इसलिए उनके पास कष्ट झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बाई जैमिन थी, चांदी के बालों वाली महिला, लियांग पेंग, या इमारतों के बीच छिपा हुआ तीरंदाज, उन सभी के पास अपने अपने गुण थे जिन पर वे गर्व कर सकते थे और उन्हें विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों के बीच सर्वोत्तम माना जा सकता था। इस प्रकार 2 मिनट से भी कम समय में सभी ज़ोंबी, जिनमें सबसे अलग भी शामिल थे, समूह नष्ट कर दिया गया था। खून से कई गड्ढे बन गए थे और मांस हर जगह बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ था। गंध बेहद घृणित थी और ये दृश्य किसी को भी डरा सकता था। हालांकि इस बार लड़ने वाले लोगों को यहां तक पहुंचने के लिए मौत से लड़ना पड़ा और दर्जनों या सैकड़ों लाशों से रेंगना पड़ा, इसलिए उनमें से किसी की भी बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं थी। सामने मौजूद तीनों लड़ाकों ने एक दूसरे की ओर सावधानी के संकेत के साथ देखा। अब जब दुनिया बदल गई है, तो ये कहना मुश्किल है कि लोगों के दिल नहीं बदले हैं। परिणामस्वरूप तीनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया। बर्फ को नियंत्रित करने की क्षमता वाली चांदी के बालों वाली महिला ने उन्हें उदासीनता से देखा। उसकी निगाहों में घृणा का एक संकेत भी था जिसे नोटिस करना मुश्किल था। माहौल कुछ अजीब सा हो गया था, दोनों में से कोई भी बोलने को तैयार नहीं लग रहा था। उसी समय दूर से आ रही तेज कदमों की आवाज के कारण बाई जैमिन की नजर उस दिशा में चली गई। अध्याय 8 मजबूत और मजबूत। नीले रंग की स्पोर्ट्सवियर पहने 22 या 23 साल का एक सुंदर युवक, बाएं हाथ में धनुष और पीठ पर आधा खाली तरकश लिए, तेजी से आया। तो वह आदमी पहले से ही तीरंदाज है, बाई जैमिन ने चुपचाप सोचा। जब युवा तीरंदाज ने चांदी के बालों वाली महिला को देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं और मानो उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। वह मुस्कुराया, बिंगजू, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। बिंगजू। इससे पहले कि बाई जैमिन को आखिरकार यह एहसास हुआ कि यह महिला परिचित क्यों लग रही थी, उसकी पलकें झपक गईं। शांगगुआन बिंगजू, चौथे वर्ष का छात्र और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष। वह न केवल कैंपस की सबसे खूबसूरत महिला थी, बल्कि ग्रेड में भी नंबर 1 व्यक्ति थी। बाई जैमिन को उनके बारे में थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि वह उनसे कई बार मिल चुके थे जब उन्होंने छात्र अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए छात्र सभाओं का आयोजन किया था। हालांकि चूंकि वह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए वह उसके अस्तित्व के बारे में भूल गया था। मुझे खुशी है कि तुम भी ठीक हो, चेन है। शांगगुआन बिंगजू की ठंडी और उदासीन नजर में बहुत बदलाव नहीं आया जब उसने युवक को देखा। हालांकि बाई जैमिन ने देखा कि जब उसने उसकी ओर देखा तो घृणा की अजीब चमक बहुत कम हो गई थी। वैसे भी चूंकि ज़ोंबी समस्या ठीक हो गई थी, बाई जैमिन इस समूह की बातचीत सुनने के लिए नहीं रुकी और चुपचाप चली गई। थोड़ा रुको छोटे भाई। जब लियांग पेंग ने उसे दूर जाते देखा तो तेजी से चिल्लाया। उसकी बातों ने दूसरे जोड़े का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। बाई जैमिन रुक गई और चुपचाप उसकी ओर देखने लगी, उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगी। आप हमारे साथ यहीं रहेंगे तो कैसा रहेगा? लियांग पेंग ने पेशकश की। हम चारों की ताकत से हम आसानी से उन प्राणियों का सफाया कर सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। बाई जैमिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
वो बस मुड़ा और चलते चलते उसने लापरवाही से कहा, मैं बस 1 दर्जन छात्रों और शिक्षकों की तलाश करने जा रहा हूं, जिन्हें मैंने पहले बचाया था। मैं लापरवाही से जाने के लिए इस जगह को साफ करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं गया था। लियांग पेंग हैरान था। दूसरी ओर शांगुआन बिंग जू ने मुड़ने और दूर जाने से पहले उसे उदासीनता से देखा। जब वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो युवा तीरंदाज चेन हे तेजी से उसके पीछे चले गए। 10 मिनट बाद बाई जेमिन, लियांग पेंग, शांगुआन बिंग जू और चेन हे द्वारा बचाए गए बचे लोगों के समूह ने एक साथ मिलकर लगभग 70 लोगों का एक बड़ा समूह बनाया। क्योंकि तूफान अभी भी उग्र था और जल्द ही रुकने का कोई इरादा नहीं था, इससे जो खून और धातु की गंध आ रही थी वह कुछ ही मिनटों में बारिश से धुल गई। इससे अन्य प्राणियों को भोजन की तलाश में इस स्थान पर आने से रोका जा सकेगा। हालांकि इसके नुकसान भी थे। इनमें से एक नुकसान ये था कि सभी के कपड़े पूरी तरह से गीले थे। दुर्भाग्य से वे अभी इसी तरह टिके रह सकते हैं। 5 मिनट तक बहस करने के बाद व्यायामशाला के अंदर छिपे लोगों को अपने डर की परवाह किए बिना दरवाजे खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उनमें से कोई भी दरवाजा खोलने और खतरे को अंदर आने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लियांग पेंग ने धमकी दी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वह उसे बलपूर्वक तोड़ देगा। उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाई जेमिन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि व्यायामशाला के अंदर कुल लगभग 30 लोग छिपे हुए थे। इन 30 लोगों में पुरुष, महिलाएं और कुछ शिक्षक भी थे। वे सभी उन्हें आशंका और संदेह की दृष्टि से देखते थे। जहां तक इसकी बात है तो बाई जेमिन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह सभी से अलग हो गया और परिसर में घूमता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी प्रकार का कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है। बीजिंग विश्वविद्यालय व्यायामशाला वास्तव में विशाल थी और यद्यपि इसे व्यायामशाला कहा जाता था, ये सभी प्रकार के कार्यों से युक्त एक विशाल इमारत थी। वहां एक बड़ा इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, एक खेल उपकरण कक्ष और एक कैफेटेरिया था। इस अवसर पर कैफेटेरिया बाई जेमिन का लक्ष्य था। टकराना। धातु का दरवाजा कसकर बंद था। बाई जेमिन, जो समूह से दूर चली गई थी, को अंदर से आने वाली धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जैसा उसने सोचा था, वह थोड़ा सा भौचक्का हो गया। चूंकि कैफेटेरिया में कांच की खिड़कियां थीं, इसलिए कुछ कीड़े शायद अंदर घुसने में कामयाब रहे। जहां तक बड़े प्राणियों की बात है, यह असंभव था क्योंकि खिड़कियों पर धातु की सलाखें थीं। जब तक ग्रेट फास्ट मेंटिस जैसा बहुत अधिक ताकत या धारदार हथियारों वाला कोई राक्षस प्रकट नहीं होता, तब तक उनके अंदर प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह आवाज केवल ज़ोंबी की ही हो सकती है। बाई जेमिन ने यह सुनिश्चित करने के लिए बाएं और दाएं देखा कि वहां कोई और तो नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद उसने अपना बैग खोला और पहले प्राप्त किए गए दोनों आभूषण और स्क्रॉल भी निकाल लिया। ये रंग वाली चीज कैसे काम करती है? बाई जेमिन ने जोर से सोचा, ये भूलकर कि वहां कोई और अस्तित्व था जो उसे सुन सकता था। यह इंद्रधनुष के रंग हैं। लिलिथ ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ इशारा किया। बाई जेमिन की प्रश्नवाचक दृष्टि देखकर उसने समझाया, निम्न रैंक से उच्च रैंक तक खजाने को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। लाल गोला एक सामान्य श्रेणी के खजाने के बराबर है। एक नारंगी गोला एक दुर्लभ श्रेणी के खजाने के बराबर है। एक पीला गोला एक के बराबर है जादू ग्रेड का खजाना। हरे रंग के आभूषण महाकाव्य ग्रेड के खजाने के बराबर हैं। सियान रंग का अर्थ है किंवदंती ग्रेड का खजाना। अंत में बैंगनी रंग के आभूषणों का अर्थ है देव ग्रेड का खजाना। बाई जेमिन के मुंह का कोना कई बार सिकुड़ा और वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। आपको जादू ग्रेड या महाकाव्य ग्रेड खजाने पर अपना स्पष्टीकरण बंद कर देना चाहिए था। अब जब मैं इस लाल गोले को देखता हूं तो अचानक मुझे नहीं दिखता। सोचो, ये बहुत मूल्यवान है। मम्मा, मुझे लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। लिलिथ मुस्कुराया और उसे कुछ महत्वपूर्ण बात याद दिलाई, यहां तक कि एक लाल ग्रेड का खजाना भी एक हाईटेक मशीन गन से अधिक मूल्यवान है। मैं आपको कुछ समझाता हूं। जब आप किसी प्राणी को हराते हैं तो आप उसकी आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं। जब उस प्राणी की आत्मिक शक्ति आपकी तुलना में बहुत अधिक होती है तो सोल रिकॉर्ड उस सारी शक्ति को केंद्रित कर देता है जिसे आप अवशोषित करने में असमर्थ थे।
आपके दुश्मन का स्तर जितना अधिक होगा, उच्च गुणवत्ता वाला खजाना पाने की संभावना जितनी अधिक होगी और शेष आत्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी, संभावनाएं उतनी ही अधिक बढ़ जाएंगी। इसलिए आपके हाथों में लाल रंग का गोला भी वर्तमान चरणों में आपके विचार से अधिक मूल्यवान है। लिलिथ ने निष्कर्ष निकाला। उसकी बातें सुनकर बाई जेमिन खुद को बेहतर महसूस करने से नहीं रोक सकी। हालांकि उसका मन और अधिक प्रश्न पूछने का था। वह पहले वह काम खत्म करना चाहता था जो वह करने वाला था। प्रश्न बाद में पूछे जा सकते हैं। लाल गोले को जोर से दबाने पर वह टूट गया और बाई जेमिन के सामने एक नया खजाना आ गया। वेलोसिटी बूस्ट सामान्य ग्रेड खजाना बेहद हल्के, पहनने में आसान और स्वचालित रूप से शरीर के अनुकूल हो जाते हैं। सुसज्जित होने पर चपलता जोड़ 1-0। बाई जेमिन की आंखें चमक उठी और उसका हृदय खुशी से भर गया। यह एक सामान्य खजाना था, लेकिन इन जूतों ने उसकी चपलता को जोड़ 1-0 अंक तक बढ़ा दिया। ये बाई जेमिन की कुल चपलता के 1/5 के बराबर था। उसने तुरंत जूते पहने और तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर पहले की तुलना में बहुत हल्का हो गया है। अब अपने 64 चपलता बिंदुओं के साथ पृथ्वी ग्रह पर सोल रिकॉर्ड के आगमन से पहले बाई जेमिन एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 6 गुना अधिक तेज थी। अपनी अव्यक्त उत्तेजना को दबाते हुए उसने नारंगी गोले के साथ भी वैसा ही किया। पूर्ण कोट दुर्लभ खजाना, एक जैकेट जो ऊपरी शरीर से घुटनों तक ढकती है। ये हल्के बंदूक के गोले से लेकर 9 मिलीमीटर कैलिबर की गोलियों तक को रोक सकता है। सुसज्जित होने पर सभी विशेषताएं जोड़ 5। बाई जेमिन ने जैकेट अपने हाथों में पकड़ रखी थी और लगभग धन्यवाद कहने के लिए आसमान की ओर दहाड़ना चाहती थी। इस खजाने के साथ वह अब कई प्रकार की आग्नेयास्त्रों से अभेद्य हो गया था। भले ही मध्यम क्षमता की गोलियां बहुत मजबूत थीं, इस खजाने के साथ उसकी जीवित रहने की क्षमता दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी। उसे लाशों द्वारा खरोचे जाने का भी डर नहीं था। जब तक उसने अपने सिर और घुटनों से नीचे तक की रक्षा की, उसकी सुरक्षा में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिना देर किए बाई जेमिन ने अपनी पहनी हुई गीली जैकेट उतार दी और फुल कोट पहन लिया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसके गुणों में एक बार फिर से सुधार हो रहा है, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। वह खजाना अच्छा है। आपकी जुआनयुवान तलवार की तरह दुर्लभ ग्रेड के भीतर सबसे अच्छी गुणवत्ता में से एक। बधाई हो। लिलिथ उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। बाई जेमिन को तब आश्चर्य हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसके लिए खुश दिख रही थी, जिससे वह हैरान था। लिलिथ, तुम मेरे प्रति अच्छे क्यों हो? उसने थोड़ा सशंकित होकर पूछा। लिलिथ ने अपने होंठ भींचे और अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी हो जाओ टिल्डा। बाई जेमिन ने अपनी आंखें घुमाई और समझदारी से पूछना बंद करने का फैसला किया। हालांकि उसकी शक्ल सूरत खराब नहीं थी, लेकिन वह सुंदर लड़का भी नहीं था। इतना सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं कि उसने अपने पूरे जीवन में अब तक देखी सबसे बड़ी सुंदरता को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाए। बिना देर किए और इस डर से कि कोई और इस जगह पर आ रहा है, बाई जेमिन ने अपना ध्यान बचे हुए स्क्रॉल की ओर लगाया। विशेष बल सैनिक अनरैंक्ड निष्क्रिय कौशल स्तर 5। इस निष्क्रिय कौशल को सीखकर आप स्वचालित रूप से विशेष बल सैनिकों के समान युद्ध अनुभव वाले व्यक्ति बन जाएंगे। साथ ही आपकी दुनिया के आग्नेयास्त्रों पर आपका नियंत्रण और ज्ञान तेजी से बढ़ता है। अध्याय 9, तेज और डरावना। विशेष बल सैनिक कौशल का नाम देखकर बाई जेमिन की आंखें चमक उठीं। स्किल स्क्रॉल पर उपलब्ध अस्पष्ट लेकिन संक्षिप्त जानकारी देखने के बाद उनकी नजर और भी तेज हो गई। वर्तमान में दुनिया बदलने से पहले बाई जेमिन किसी भी इंसान से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। जुआनुवान तलवार और फुल कोट की बदौलत उसकी ताकत 55 अंक तक पहुंच गई थी। जो उसने अभी प्राप्त की थी, उसकी चपलता 69 अंक तक पहुंच गई थी और उसके बाकी आंकड़े भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 2 गुने थे। हालांकि वह वर्तमान में अपने आंकड़ों, अर्जित खजाने और अपने रक्त हेरफेर कौशल के कारण अपने दुश्मनों पर हावी हो सकता था। बाई जेमिन बहुत स्पष्ट था कि अगर वह अपने साथ समान शर्तों पर दुश्मन का सामना करता है, लेकिन वास्तविक युद्ध अनुभव के साथ, एक जो बदकिस्मत होगा और उसका भाग्य घातक होगा, संभवतः वह वही होगा। इस समय बाई जेमिन के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी,
वह थी युद्ध का अनुभव, विभिन्न मार्शल आर्ट पर नियंत्रण आदि। लेकिन उनके हाथों में कौशल स्क्रॉल के साथ इस समस्या को तुरंत हल किया जा सकता था। उसे केवल इसकी इच्छा करने की आवश्यकता थी और वह तुरंत वर्षों के प्रशिक्षण और युद्ध के अनुभव के साथ एक विशिष्ट सैनिक के रूप में एक अनुभवी व्यक्ति बन जाएगा। हालांकि बाई जेमिन झिझकी अवर्गीकृत कौशल, वह मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कौशल का स्तर और उनकी रैंकिंग कैसे काम करती है। बाई जेमिन, जिन्होंने प्रथम क्रम कौशल के रूप में रैंक किया गया कौशल प्राप्त किया था, मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें लगा कि विशेष बल सैनिक का ये कौशल उतना अच्छा नहीं था। आगे जाकर, इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, सुंदर और आकर्षक लिलिथ ने मीठी मुस्कान के साथ उसे रोका, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वास्तव में लंबे समय में वह कौशल इतना अच्छा नहीं हो सकता है, यह एक निष्क्रिय कौशल है। उसकी बात सुनकर बाई जेमिन की आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस मामले में निष्क्रिय शब्द ही महत्वपूर्ण था। इतने सारे खतरों का सामना करने के बाद भी बाई जेमिन उस चेतावनी को नहीं भूले थे जो उन्हें तब मिली थी जब उन्होंने अपने रक्त हेरफेर कौशल को सीखने का फैसला किया था। वह चेतावनी उसे याद दिला रही थी कि वह केवल 4 और बाहरी कौशल सीख सकता है। बाहरी सक्रिय कौशल वे कौशल हैं जिन्हें कार्य करने के लिए मन की गति की आवश्यकता होती है और जिसे आपने जीवन भर स्वयं नहीं सीखा है। लिलिथ ने धैर्यपूर्वक समझाया, पहले आप बिना किसी प्रशिक्षण के एक सामान्य इंसान थे और फिर भी आप कुछ ही सेकंड में एक भयानक कौशल सीखने में सक्षम थे। बाई जेमिन ने एक भी शब्द चूकने की हिम्मत नहीं की और अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। लिलिथ ने आगे कहा, हालांकि अब ये ठीक हो सकता है, यदि आप बहुत अधिक बाहरी सक्रिय कौशल सीखते हैं तो लंबे समय में आपका मस्तिष्क सभी संचित सूचनाओं से अभिभूत हो जाएगा और आपका शरीर इस तरह के तनाव का सामना नहीं कर सकता। यही कारण है कि आप ऐसा कर सकते हैं, शुरुआत में केवल 5 सक्रिय सीखें। जब हमारे पास समय होगा तो मैं इसके बारे में और अधिक बताऊंगा, क्योंकि मैं चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। हालांकि आपको निष्क्रिय कौशल के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है अनंत। उसे बस इतना ही सुनना था। बाई जेमिन ने एक दुर्लभ मुस्कान के साथ लिलिथ को देखा और धीरे से कहा, तुम वास्तव में मेरे भाग्यशाली दानव हो लिलिथ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना और उसकी प्रतिक्रिया देखे बिना उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ में पकड़े हुए स्क्रॉल की सामग्री जानने की इच्छा की। उसके हाथ का स्क्रॉल प्रकाश के अनगिनत कणों में बदल गया जो उसके शरीर में प्रवाहित होने लगा। उसकी आत्मा की गहराई में कांस्य रंग का एक रून उस पर अनगिनत नक्काशी के साथ दिखाई दिया। बाई जेमिन को तुरंत अपने मन में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई जो दर्दनाक होने के बजाय असुविधाजनक थी। आत्मरक्षा की मार्शल आर्ट परिस्थितियों के आधार पर कम से कम समय में प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए युद्ध कौशल, ब्लेड वाले हथियारों पर नियंत्रण, आग्नेयास्त्रों के बारे में ज्ञान और साथ ही ऐसे हथियारों के काम करने के सही तरीके और उन्हें उपयोग करने का इष्टतम तरीका। बाई जेमिन के मस्तिष्क में इतनी अधिक जानकारी भर गई, यह इतनी अधिक जानकारी थी कि कई सेकंड के लिए उसका दिमाग शून्य हो गया और उसे समझ ही नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसने अविश्वास से अपने हाथों को देखा और बुदबुदाया, दुनिया बदलने से पहले कुलीन सैनिक कितने मजबूत थे। इस समय उसकी शक्ति कितनी भयानक हो गई थी, ये केवल वही जानता था। उनके आंकड़े बिल्कुल भी नहीं बदले थे, लेकिन बाई जेमिन को भरोसा था कि अगर वह ग्रेट फास्ट मैंटिस से दोबारा मिले तो वह अपने रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग किए बिना भी इसे 3 सेकंड से भी कम समय में समाप्त कर सकते हैं। दरअसल बाई जेमिन को नहीं पता था कि उनकी नज़र भी बदल गई है। उसकी आंखें तेज और अधिक चुभने वाली हो गई थीं, एक म्यान में रखे ब्लेड की तरह जो दुनिया को अपनी घातकता दिखाने के लिए उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, आपने अपने विश्व के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कुलीन सैनिकों का युद्ध अनुभव प्राप्त किया है, इसलिए ये समझ में आता है कि आपकी ताकत ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। लिलिथ मुस्कुराया। उसकी आवाज सुनने में बेहद सुखद थी। हालांकि आप पहले मानवीय मानकों से मजबूत थे, लेकिन आपके युद्ध के अनुभव में बहुत कमी थी। अब आप मुश्किल से खुद को नौसिखिया मान सकते हैं। बाई जेमिन ने संदेह से उसकी ओर देखा। नौसिखिया? उसने ऐसा नहीं सोचा था। लिलिथ ने उसकी ओर मुस्कुराहट के साथ देखा जो बहुत दोस्ताना नहीं लग रही थी और धीरे से कहा,
तुम्हारी दुनिया में तुम खुद को इंसानों के बीच एक विशिष्ट व्यक्ति मान सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी दुनिया तक ही सीमित है। अनगिनत अन्य दुनियाओं के साथ अनगिनत अन्य दुनियाएं हैं, लड़ाके और विभिन्न संस्कृतियां। मेरी नज़र में आप उस बच्चे के समान हैं जो अभी चलना सीख रहा है। अंत में भाई जेमिन ने आत्मसमर्पण में दोनों हाथ उठाए और उसकी भावना शांत हो गई। हालांकि घमंडी और अभिमानी होना अच्छा था, लिलिथ सही था। फिलहाल उसने अभी अपना पहला कदम उठाना ही शुरू किया था। बहुत अधिक अहंकार या आत्मविश्वास अंततः उसकी जान ले सकता है, और निश्चित रूप से उसका मरने का कोई इरादा नहीं था। लिलिथ ने यह भी देखा कि भाई जेमिन ने अपने पैर वापस धरती पर रख दिए थे और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगर वह इतनी छोटी सी बात के कारण बहुत अधिक घमंडी हो गया तो यह उसके लिए बहुत निराशाजनक होगा। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। भाई जेमिन ने अपने सामने धातु के दरवाजे को देखा। वह अभी भी अंदर के प्राणियों की जोर जोर से पीटने की आवाज सुन सकता था, जो जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर फर्श पर बहुत ज्यादा दाग लग जाए तो बाद में उसे साफ करना सिरदर्द हो जाएगा। भाई जेमिन ने लापरवाही से कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोल दिया। तुरंत जंगली जानवरों की तरह जो अपने कारावास से मुक्त हो गए, लाशें कैफेटेरिया के अंदर से लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उनके हाथ जितनी जल्दी हो सके अपने लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके खून से सने चेहरे उन्हें बेहद भयानक रूप दे रहे थे। भाई जेमिन ने अपनी तलवार भी नहीं खोली। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना पैर उठाया, सीधे पहले ज़ोंबी के गले पर वार किया। हड्डियों के अनगिनत टुकड़ों में टूटने की आवाज बेहद डरावनी थी और जिसने भी इसे सुना उसे निस्संदेह इतना सदमा लगा कि शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मारा गया ज़ोंबी कई मीटर दूर तक उड़ गया और इस प्रक्रिया में अपने पीछे मौजूद ज़ोंबी से टकराया। जब वह फर्श से टकराया तो वह हिल नहीं रहा था। ज़ोंबी अभी भी जीवित था क्योंकि मस्तिष्क बरकरार था। हालांकि भाई जेमिन की लात ने जबड़े को नष्ट कर दिया था और रीढ़ की ऊपरी हड्डियों को कुचल दिया था। इसलिए हालांकि उसका मस्तिष्क अभी भी काम कर रहा था, वह अब काटने के लिए अपने मुंह का उपयोग नहीं कर सकता था और न ही अपने हाथ या पैर हिला सकता था। ज़ोंबी भाई जेमिन द्वारा पहले मारे गए किसी भी अन्य ज़ोंबी से अलग नहीं था। नहीं, यदि कोई अंतर होता, वहां किसी फव्वारे से पानी की तरह खून नहीं बह रहा था। कुल मिलाकर कैफेटेरिया के अंदर 15 से अधिक लाशें थीं। लगभग 70 चपलता बिंदुओं के साथ भाई जेमिन का शरीर लाशों के समूह के बीच लगातार चमक रहा था, दिखाई दे रहा था और गायब हो रहा था। उस स्थान पर हड्डियों के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज के साथ साथ लाशों के शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज भी बेहद स्पष्ट थी। कभी कभी वह अपनी मुट्ठियों का उपयोग करता था, कभी कभी वह अपनी हथेली या अपने हाथों के किनारों, अपने पैरों, अपने घुटनों का उपयोग करता था और कभी कभी वह अपनी कोहनियों का उपयोग करता था। भाई जेमिन का पूरा शरीर एक अत्यंत मजबूत, धारदार और दुर्जेय हथियार बन गया था जो किसी भी दुश्मन की जान लेने में सक्षम था। 10 सेकंड से भी कम समय के बाद सभी 15 लाशें जमीन पर गिर गईं, जीवित, लेकिन उन लोगों से अलग नहीं जो वास्तव में मर चुके थे। कुछ के चारों अंग टूट गए थे, कुछ के जबड़े टूट गए थे और उनकी रीढ़ अनगिनत टुकड़ों में अलग हो गई थी, और दूसरों के सिर एक असंभव कोण पर मुड़ गए थे जिससे मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया था। इस भयावह दृश्य को देखकर भाई जेमिन की अभिव्यक्ति भावहीन रही। अपने रक्त हेरफेर कौशल के साथ मानवता के सबसे मजबूत अभिजात वर्ग के अनुभव के साथ उसका दिल अब इस तरह की चीज से हिल नहीं सकता था। हालांकि हड्डियों के टूटने की आवाज, दीवारों और टेबलों से शवों के टकराने की आवाज ने स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शांगुआन बिंगजू, चेन हे और लियांग पेन कैफेटेरिया के बाहर दिखाई दिए। शोर शराबा सुनने के बाद जाहिर तौर पर वे ये देखने आए थे कि क्या हो रहा है। चेन हे, जो किसी भी क्षण गोली चलाने के लिए तैयार अपने धनुष और तीर को पकड़े हुए था, जब उसने जमीन पर लाशों की दयनीय स्थिति देखी तो वह ताजी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सका। यहां तक कि आमतौर पर जंगली और मजबूत लियांग पेन की अभिव्यक्ति में भी एक अलग बदलाव था। उसने लाशों के बीच खड़े भाई जेमिन को देखा और बुदबुदाया, क्या वह अभी भी इंसान है या नहीं। दूसरी ओर शांगुआन बिंगजू के सुंदर लेकिन ठंडे चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। उसकी ठंडी निगाहें भाई जेमिन और जमीन पर मौजूद लाशों के बीच आगे पीछे घूमती रहीं।
उसने देखा था कि उनके शरीर जिस दयनीय स्थिति में थे उसके अलावा वहां खून बहने का कोई घाव नहीं था, यहां तक कि प्राणियों के सिर भी व्यावहारिक रूप से बरकरार थे। अध्याय 10 घर बुलाना। बास्केटबॉल कोर्ट काफी बड़ा था और स्टैंड में बिना किसी समस्या के कुछ हजार लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त सीटें थीं। फिलहाल अलग अलग सीटों पर बैठे छात्र और शिक्षक सहमी नजरों से कैफेटेरिया की ओर देख रहे थे। बड़ी बहन शी, क्या आपको लगता है कि कुछ बुरा हुआ है? एक छोटे कद की महिला छात्रा ने खुद को गर्माहट देने के प्रयास में अपने घुटनों को पकड़कर और कसकर गले लगाते हुए धीमी आवाज में पूछा। शियुलान, चिंता मत करो। तुमने ये भी देखा कि बड़ी बहन बिंगजू कितनी मजबूत है। भले ही कुछ लाशें दिखाई दें, वे उसके खिलाफ कोई समस्या नहीं होंगी। वो शी ने दृढ़ स्वर में कहा, न केवल अपने दोस्त को समझाने के लिए बल्कि खुद को समझाने के लिए भी यथासंभव आश्वस्त होने की कोशिश की। जी शियुलान ने अपने होठों को कसकर दबाया क्योंकि उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अंत में वह अपने आंसू नहीं रोक सकी और रोने लगी। बड़ी बहन शी, मैं बहुत डरी हुई हूं। सॉन किंग अचानक एक ज़ोंबी में बदल गया और ज़ेग्ना को काटकर मार डाला गया। बहुत से लोग मर गए और मैं अब उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। वो शी, जो मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पा रही थी, अंततः रोने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अभी अभी अपने परिवार से बात करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे पहले से ही अनिष्ट की आशंका थी। मुझे ठंड लग रही है। मैं सूखे कपड़े पहनना चाहता हूं। मैं गर्म महसूस करना चाहता हूं। मैं अपनी मां के उपदेश फिर से सुनना चाहता हूं। वो शी ने रोते हुए फुसफुसाया। इस तरह की बातचीत जिम के अंदर हर जगह सुनी जा सकती थी। छात्र अंधेरे और अज्ञात भविष्य की प्रतीक्षा में भयभीत थे। कुछ घंटे पहले वे सभी हंस रहे थे और खुशी से बातें कर रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि सर्वश्रेष्ठ दिखने के लिए उन्हें किस तरह के कपड़े खरीदने चाहिए। हालांकि अब उन्हें हाड़ कंपा देने वाली ठंड से राहत पाने के लिए सूखे कपड़ों की ही इच्छा थी। यहां तक कि शिक्षक, जो जिम्मेदार वयस्क थे, दूसरों को राहत देने की स्थिति में नहीं थे, जब उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या अगले पल एक अजीब प्राणी दरवाजे से प्रवेश करेगा और उनकी जान ले लेगा। यहाँ क्या हुआ? शांगुआन बिंगजू की ठंडी आवाज उस जगह की खामोशी को तोड़ने वाली पहली आवाज थी। बाई जेमिन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने फर्श पर कई मेजपोश इकट्ठा किए और इसे अंत से अंत तक बांध दिया। इस प्रकार कपड़े का एक विशाल वर्ग बन गया। फिर उसने धीरे धीरे समझाते हुए गतिहीन लाश के शरीर को कपड़े के चौकोर हिस्से के ऊपर सावधानी से ले जाना शुरू किया। इस कैफेटेरिया में लगभग 100 लोगों को लगभग एक सप्ताह तक खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। इसके अलावा मैं भीड़ में भी सहज महसूस नहीं करता, इसलिए मैं इस जगह को अपना अस्थायी विश्राम क्षेत्र बनाने की योजना बना रहा हूं। इसलिए मैं इन लाशों का ख्याल रखूंगा। आपने इन लाशों की देखभाल की, आप कहते हैं? शांगुआन बिंगजू ने बाई जेमिन को काम करते हुए देखकर अजीब आवाज में बुदबुदाया। शुरुआती नजर को छोड़कर उसने दोबारा उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा और बस अथक परिश्रम करता रहा। शांगुआन बिंगजू के दिमाग में लगातार कई विचार कौंध रहे थे, जिससे उसे समझना बेहद मुश्किल हो रहा था। चेन वह उतनी बातें नहीं सोच रहा था जितनी वह सोच रही थी। उसने बस बाई जेमिन की पीठ की ओर देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कैसे? ठीक है, हम अभी भी आपका नाम नहीं जानते हैं। आप हैं बाई जमीन, उसने सहजता से उत्तर दिया। बाई जमीन शांत अभिनय करने की कोशिश नहीं कर रही थी, यह उसका वास्तविक व्यक्तित्व था। दुनिया के अस्त व्यस्त होने से पहले भी वह अतीत की कुछ घटनाओं के कारण कई लोगों के साथ व्यवहार करने में अच्छा नहीं था। मैं देख रहा हूं, बाई जेमिन। आपसे मिलकर खुशी हुई, चेन हे ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। चेन वह बेहद सुंदर था। उसकी तीरंदाजी कौशल ने उसे अपने क्लब में सर्वश्रेष्ठ बनने की अनुमति दी और हर सेमेस्टर में उसके ग्रेड शीर्ष 10 में थे। इन सभी उत्कृष्ट गुणों ने उसके अज्ञात लेकिन शक्तिशाली परिवार के साथ मिलकर उसे अनगिनत खूबसूरत लड़कियों का राजकुमार बना दिया। लड़कों के बीच भी वह अपनी दयालुता के कारण लोकप्रिय थे। यहां भी ऐसा ही, बाई जेमिन ने बिना अधिक रुचि के उत्तर दिया। अब उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करना,
फिर अपने परिवार की सुरक्षा की जांच करने के लिए घर पर कॉल करना और अंततः नई दुनिया के नियमों को बेहतर ढंग से समझना था। इसलिए उसे पहले की तरह किसी से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाई जेमिन की स्पष्ट शीतलता पर चेन हे की अभिव्यक्ति थोड़ी असहज हो गई और उसके सुंदर चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? शांगगुआन बिंगजू ने पूछा। उसे जमीन पर कुछ खून के धब्बे दिखे। हालांकि वह खून स्पष्ट रूप से 4 बड़े मच्छरों का था जो मरे हुए थे और जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। फिर शांगगुआन बिंगजू ये जानने के लिए उत्सुक थी कि यह कैसे संभव है कि उसके सामने वाले युवक ने लाशों को घायल किए बिना मार डाला। वे मरे नहीं हैं, वे अभी भी जीवित हैं, बाई जेमिन ने उत्तर दिया। अंततः 15 शवों को घसीटना समाप्त कर दिया। क्या? शांगगुआन बिंगजू की ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति एक पल के लिए टूट गई जब उसने उसकी बातें सुनी। बाई जेमिन ने थोड़ी कठिनाई के साथ लेकिन स्थिर कदमों के साथ कपड़े के बड़े वर्ग को बाहर निकलने की ओर खींचना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी ताकत कुल मिलाकर 55 अंक थी, फिर भी वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह 15 वयस्क लोगों को आसानी से खींच सके। चलते चलते उसने उत्तर दिया, ये लाशें अभी भी जीवित हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने शरीर की सभी जुड़ने वाली हड्डियों को नष्ट कर दिया है, इसलिए भले ही मस्तिष्क बरकरार हो, वे मृत लाशों से अलग नहीं है क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते। मैं उस जमीन को खून से दागना नहीं चाहता था जहां मैं सोऊंगा। शांगगुआन बिंगजू की आंखें चमक उठीं और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि लाशों के शरीर इतनी भयानक स्थिति में क्यों थे। पहले उसने मान लिया था कि बाई जेमिन बस एक बर्बर और हिंसक व्यक्ति थी, लेकिन उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसे समझ में आया कि वह गलत थी। हालांकि वह कुछ हद तक उसकी ताकत की प्रशंसा करती थी, बस इतना ही था। उसके दृष्टिकोण से इस स्थान पर कोई भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था। शांगगुआन बिंगजू के लिए एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह थोड़ा भरोसा कर सकती थी, वो उसका बचपन का दोस्त चेन हे था, बाकी सब बेकार थे, खासकर पुरुष। वर्तमान में शांगगुआन बिंगजू पुरुषों और महिलाओं दोनों से घिरा हुआ था। छात्र संघ के उपाध्यक्ष लियान हुआन और कुशल तीरंदाज चेन हे लगातार उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। लियांग पेंग, एक भयानक हथौड़े वाला मजबूत आदमी, बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा परवाह किए बिना कुछ महिला छात्रों और शिक्षकों के शरीर को लापरवाही से देखता था। 15 लाशों को वहां से बाहर ले जाने और उन्हें पास की एक इमारत में घसीटने के बाद बाई जेमिन व्यायामशाला में लौट आई। उसने बस उन घूरों को नजरअंदाज कर दिया जो उसे मिल रहे थे और किसी से बातचीत करने के इरादे के बिना चुपचाप चला गया। कैफेटेरिया में पहुंचने पर बाई जेमिन ने अपने रक्त हेरफेर कौशल का उपयोग करके फर्श पर लगे खून को हटा दिया और उसे टूटी खिड़की के माध्यम से बाहर भेज दिया। क्योंकि शीशा टूटा हुआ था, बारिश का पानी लगातार अंदर आ रहा था और खिड़कियों के पास का इलाका भीग गया था। इसके अलावा ठंड वास्तव में असहनीय थी। कुछ मिनटों के विचार के बाद बाई जेमिन ने एक एक करके कई मेजों के पैरों को हटा दिया और खिड़कियों को ढकने के लिए शीर्षों का उपयोग किया। लकड़ी को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने कमरे के अंदर कई अलमारियां और रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया। इस प्रकार बारिश, हवा को रोक दिया और कीड़ों के अंदर आने की संभावना कम हो गई। फिर बाई जेमिन ने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को कैफेटेरिया के अंदर बंद कर लिया। उसने धीमी रोशनी जलाए और आराम करने के लिए खिड़की और दरवाजे से दूर एक कुर्सी पर बैठ गया। 5 मिनट बाद उसने अपने बैग से अपना सेल फोन निकाला और कांपते हाथों से अपनी मां को फोन किया। जिस नंबर पर आप पहुंचना चाहते हैं वह सेवा से बाहर है या बैटरी से बाहर है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। बाई जेमिन ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। वह सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। लगातार डर के साथ उसने मेन क्यूई का नंबर डायल किया। जिस नंबर पर आप पहुंचना चाहते हैं वह सेवा से बाहर है या बैटरी से बाहर है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। दोबारा वही संदेश पाकर बाई जेमिन खुद को रोक नहीं पाए और सेल फोन नीचे रखकर टेबल पर रख दिया। वह धीरे से कुर्सी पर गिरा और जैसे ही उसने बिजली की धीमी आवाज सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन बाई जेमिन को यह स्पष्ट था कि उसके परिवार की मृत्यु की संभावना वास्तव में बहुत अधिक थी।
आखिरकार कई लोग बिना किसी चेतावनी के ज़ोंबी में बदल गए थे। ज़ोंबी ने बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया था, कीड़े विकसित हो गए थे और यहाँ तक कि घरेलू जानवर भी जंगली हो गए थे। हालांकि वह वास्तव में इच्छुक नहीं था। आखिरकार उसके पास एकमात्र वास्तविक चीज उसका परिवार ही था। रोने की इच्छा को बमुश्किल रोकते हुए भाई जेमिन ने फिर से अपना सेल फोन उठाया और अपने पिता का नंबर डायल किया। पास की कुर्सी पर बैठी लिलित को उसके लिए थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने उसे एक छोटे बच्चे की तरह रोने का व्यवहार करते देखा। यहाँ तक कि जब उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तब भी जब उनके पास तलवार उठाने और खून से स्नान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि जब उनका पूरा जीवन उनके सामने ढह रहा था, तब भी बाई जेमिन हमेशा निर्णायक थी और संकोच नहीं करती थी। जब लड़ना आवश्यक था तब उन्होंने संघर्ष किया और जीवित रहने के लिए अपने मस्तिष्क का पूर्णता से उपयोग किया। हालांकि अपने परिवार की संभावित मृत्यु के सामने उसकी शांति गायब हो गई थी।